लवर कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग होंगे। मैं आपकी ऑथर नेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफ लाई हूँ, जिसको मैं वांगसन फैंटेसी फीस्ट कंपटीशन में देने वाली हूँ। इस बार के कंपटीशन का टॉपिक है डुप्लीकेट। आई होप आप लोगों को मेरी ये एफ अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये एफ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कंपटीशन का रूल है जितने ज़्यादा लाइक वही विनर। तो प्लीज़ आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। मेरी इस एफ का नाम है लव अनस्क्रिप्टेड। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर लैन वांगजी को, जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा बेबी था। वांगजी पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, वी देखो हमारा बेटा। तभी अचानक वहाँ से हवा चलने लगती है। ये देखकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी उस पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, वी क्या तुम हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगे। तभी उस पेड़ से अचानक चेरी ब्लॉसम के फूल गिरने लगते हैं। यह देखकर वांगजी के फेस पे फिर से स्माइल आ जाती है। वांगजी उस पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू वी हमारे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। तभी अचानक वांगजी के पीछे से आवाज़ आती है, हस्बैंड। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, वी। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले वांगजी यूएसए में था और एक जरूरी मीटिंग कर रहा था। वांगजी अपने क्लाइंट से बातें कर रहा था। तभी अचानक सेक्रेटरी उसके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, सर आपके लिए कॉल है। वांगजी अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं अभी मीटिंग में हूँ और मैं किसी का फ़ोन नहीं ले सकता। सेक्रेटरी घबराते हुए कहता है, सर आपके अंकल का फ़ोन है। वांगजी कहता है, उनसे कहो कि मैं आप उनसे बाद में बात करता हूँ। सेक्रेटरी कहता है, सर अर्जेंट है, आपके अंकल बहुत गुस्से में, प्लीज़ एक बार फ़ोन लीजिए। वांगजी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है दो फ़ोन। वांगजी जैसे ही फ़ोन लेता है तभी उसके अंकल दूसरी साइड से गुस्सा करते हुए कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ पर हो। वांगजी कहता है, अंकल मैं यूएस में हूँ, मीटिंग में हूँ। लैंड कुरेन कहते हैं, वांगजी जितना जल्दी हो सके चाइना वापस आओ। वांगजी कहता है, सॉरी अंकल अभी मैं 1 महीने तक फ्री नहीं हूँ, उसके बाद ही चाइना वापस आ सकता हूँ। लैंड कुरेन गुस्से से कहते हैं, वांगजी तुम्हें चाइना वापस आना ही पड़ेगा। अगर तुम अब चाइना नहीं आए तो तुम अपने ओमेगा हस्बैंड को खो दोगे। वांगजी जैसा ही ये सुनता है तो कहता है, अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अंकल कहते हैं, वांगजी मैं सही कह रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके चाइना में आओ। वी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। वांगजी जैसे ही ये सुनता है वह जल्दी से सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा चाइना में जाने का इंतजाम करो। सेक्रेटरी हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से वांगजी के चाइना जाने के लिए फ़्लाइट बुक कर देता है। कुछ ही घंटों में वांगजी चाइना पहुंच चुका था। वह चाइना एयरपोर्ट से जल्दी से अपनी कार में बैठता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। वांगजी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह देखता है कि एक रूम के बाहर उसके अंकल, उसके गगा और उनकी वाइफ खड़ी थी। वांगजी जल्दी से उन लोगों के पास जाता है और लैंड कुरेन से कहता है, अंकल क्या हुआ है वी को। लैंड कुरेन जैसे ही वांगजी को देखते हैं तो एक जोरदार स्लैप वांगजी के गाल पर देते हैं। वांगजी जल्दी से अपने गाल पर हाथ रख लेता है और अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। लैंड कुरेन गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। वांगजी अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आपको तो पता है ना मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था, 1 महीने से मैं यूएस में ही हूँ। लैंड कुरेन जल्दी से वांगजी के कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए मीटिंग ज़्यादा जरूरी था या तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड। वांगजी हैरानी से लैंड कुरेन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या हुआ है वी को। तभी लैंड सजन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे एक बात सच सच बताओ, तुमने वी से आखिरी बार बात कब की थी। वांगजी सोच में पड़ जाता है और हैरानी से अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, गगा ये आप कैसी बात कर रहे हैं। लैंड सजन कहते हैं, वांगजी मैं जो पूछा उसका सवाल का जवाब दो। वांगजी कहता है, शायद 2 या 3 महीने पहले बात की थी, उसके बाद तो आपको पता है ना मैं बिजनेस के लिए अलग अलग कंट्री में मीटिंग कर रहा था। लैंड सजन जब ये सुनते हैं तो लैंड सजन भी एक जोरदार स्लैप वांगजी के गाल पर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड यहाँ मर रहा है, तुम्हें पता है उसे कैंसर है और लास्ट स्टेज में है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरानी से लैंड सजन की तरफ देखता है और कहता है, गगा ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। लैंड सजन अब गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ वांगजी, जाओ मिल लो अपने ओमेगा से जो इस वक्त आखिरी सांसें गिन रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा है, एक बार उससे मिल लो। वांगजी जैसे ही यह सुनता है वह उस रूम की तरफ देखता है और जल्दी से उस रूम के अंदर आ जाता है। वांगजी जब उस रूम में आता है तो देखता है विभूषण इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। उसके ऊपर कई सारी मशीनें थी, उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, वो पूरी तरह से गंजा था। वांगजी जब यह देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से विभूषण के करीब जाता है। विभूषण को जब महसूस होता है कि वांगजी उसके पास है तो वह अपनी आंखें खोलता है और वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांगजी रोते हुए विभूषण का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्यों वी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विभूषण मुस्कुरा देता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। मैं जानता था अगर मैंने पहले तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता देता तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा दर्द महसूस होता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरा कोई भी दर्द महसूस हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब शायद मेरे जाने का समय आ गया है। वांगजी रोते हुए नाम में सर हिलाता है और कहता, नहीं भी तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। विभूषण जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। विभूषण की मुस्कुराहट में उसका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था वांगजी को। विभूषण मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, जानता हूँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन क्या करूं, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब मुझे जाना होगा, मेरा समय आ गया है। वांगजी जब ये सुनता है तो नाम में सर हिलाता है और कहता, नहीं नहीं भी तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भी, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। विभूषण वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड मैं तुमसे कुछ मांगूँ।
मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वांग जी रोते हुए विभूषण की तरफ देखता है और रोते हुए हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विभूषण वांग जी से कहता है, हस्बैंड तुम्हें याद है ना हमारे मेंशन का बैकयार्ड वाला गार्डन जो मुझे बहुत पसंद है। मैं हर वक्त वहाँ पर अपना समय बिताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाओ और उसके नीचे ही मुझे दफनाना, ताकि मैं वहाँ से तुम्हें महसूस कर सकूँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विभूषण आगे कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगती है। वो जोर जोर की सांसें ले रहा था। मशीनें भी आवाज़ करना स्टार्ट कर चुकी थी। वांग जी ये देखकर घबरा जाता है। विभूषण वांग जी हाथ पकड़ता है और कहता है, हस्बैंड मेरे रूम में मेरी डायरी। कहते ही विभूषण और जोर जोर की सांसें लेने लगता है। विभूषण की ये बात वांग जी ने नहीं सुनी थी, इसलिए वह डॉक्टर को बुलाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी की इस तरह की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लैन कुरन लैन सिचन और उसकी वाइफ जल्दी से रूम के अंदर आ जाती है। विभूषण अब जोर जोर की सांसें ले रहा था, तभी अचानक सब कुछ थम जाता है। सारी मशीनें आवाज़ करना बंद कर देती है। सब कुछ साइलेंट हो जाता है। वांग जी के हाथ से विभूषण का हाथ छूट जाता है। वांग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। घबराते हुए विभूषण के हाथ को फिर से पकड़ता है और कहता है, वी क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो वी। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से आकर विभूषण को चेक करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सॉरी मिस्टर लैन, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ही इज़ नो मोर। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और विभूषण और अपनी लव स्टोरी याद करने लगता है कि वह कैसे विभूषण से मिला था, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था। एक्चुअली में विभूषण और वांग जी दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन विभूषण एक अमीर घर से बिलोंग करता था, जबकि वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। विभूषण के फादर वी चांगसे चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। जब उन्हें यह पता चला था कि उनका बेटा एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से प्यार करता है, तो उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने विभूषण को वांग जी से सारे रिश्ते तोड़ने को कहे थे, लेकिन विभूषण को ये पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने घर से भागकर वांग जी से शादी कर ली थी। वांग जी को पता था कि विभूषण एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए वांग जी फैसला करता है कि वह विभूषण के फादर से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, इसलिए उसने अपना पूरा फोकस बिजनेस में लगा दिया, जिस वजह से वांग जी ने विभूषण पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था। विभूषण क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वांग जी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब विभूषण की डेथ के 1 साल बाद देखते हैं, वांग जी अभी अपने मेंशन के बैकयार्ड के गार्डन में था, जहाँ पर उसने चेरी ब्लॉसम के पेड़ को लगाया था और उसी के नीचे बैठा हुआ था। वांग जी ने अब अपना बिजनेस भी छोड़ दिया था। उसका सारा बिजनेस लैन सिचन संभाल रहे थे। वांग जी बिल्कुल पागलों की तरह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था। ना उसे खाने का ध्यान था, ना पीने का। लैन कुरन और लैन सिचन वांग जी को इस तरह देख नहीं पा रहे थे। उन्हें वांग जी के लिए तकलीफ हो रही थी। एक दिन लैन सिचन किसी जरूरी काम से विभूषण और वांग जी के रूम में जाते। लैन सिचन उस रूम में कुछ ढूंढ ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें विभूषण की एक डायरी मिलती है। लैन सिचन उस डायरी को देखकर हैरान हो जाते हैं और डायरी को खोलकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह डायरी को पढ़ रहे थे उनकी आंखें बड़ी हो रही थी। वह एक बार खुश हो रहे थे, एक बार रो रहे थे। उस डायरी को लेकर लैन सिचन जल्दी से भागते हैं और बैकयार्ड के गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां वांग जी अभी भी बैठा हुआ था। लैन सिचन जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी जैसे ही अपने भाई की आवाज़ सुनता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है, तो लैन सिचन पीछे खड़े थे। वांग जी फिर से अब सामने की तरफ देखने लगता है। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी कब तक ऐसे रहोगे? विभूषण मर चुका है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। वांग जी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं गगा, मैं वी के बिना जी नहीं पा रहा हूँ। वो मेरे जीने की सारी वजह ले गया। वी बहुत अमीर फैमिली से था गगा। मैंने सोचा था कि वह जितने अमीर परिवार से आया है तो मैं उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसके कदमों में सब कुछ ला दूंगा जो उसके फादर उसके लिए कर सकते हैं। मैं एज ए हस्बैंड वो सब उसके लिए करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि ये सब करते करते मैं उसी को खो रहा हूँ। वी कितने दर्द और तकलीफ़ में था, लेकिन उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है। वी अपने साथ मेरी सारी खुशियाँ, मेरे जीने की वजह सब कुछ ले गया है। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है गगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वी के पास पहुँच जाऊँ। लैन सिचन जब अपने भाई की ये बात सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी किसने कहा कि विभूषण ने तुम्हारे पास जीने की कोई वजह नहीं दी? उसने तुम्हें जीने की एक नई वजह दी है। तुम उसकी डायरी पढ़कर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से अपने गगा की तरफ देखने लगता है। लैन सिचन वांग जी की तरफ आते हैं और कहते हैं, इस डायरी को पकड़ो। मैं आज तुम्हारे कमरे में गया था कुछ ज़रूरी काम से, तब मुझे विभूषण की ये डायरी मिली है। तुम इस पेज को पढ़ो तो तुम्हें अपने जीने की नई वजह मिलेगी। वांग जी जल्दी से उस डायरी को ले लेता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा था, डियर हस्बैंड, ये डायरी अगर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है। हस्बैंड, मेरे लिए सबसे बेड दिन कौन सा था पता है? जब मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं इस बात को छुपा गया। मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या मेरे बचने के चांस हैं। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे सिर्फ 10% ही मैं बच सकता हूँ, और अगर मैं बच भी गया तो कभी ज़िंदगी में मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगा। मैं बहुत टूट चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
तभी डॉक्टर ने बताया, मेरी कीमोथेरेपी होने से पहले मैं तो मेरे एग को सेव करके रख सकता हूँ, फ्रीज करके रख सकता हूँ। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत खुश हो गया, इसलिए मैंने अपने एग्स को फ्रीज करवा के रखा है, या ये कहूँ उसे एम्ब्रियो की शक्ल में फ्रीज करवा के रखा है। वो हमारे बच्चे हैं वांग जी, उनके लिए एक अच्छी सी सरोगेट मदर ढूंढकर उन्हें इस दुनिया में ले आना। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से अपने गगा की तरफ देखने लगता है और फिर मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने गगा को हक कर लेता है और कहता है, गगा, वी और मेरे बच्चे हैं। वी मेरी जीने की वजह छोड़ कर गया है और मुझे पता भी नहीं था। अब मुझे पता चला कि वी उस टाइम ऐसा क्यों कर रहा था कि उसकी डायरी, वो अपनी डायरी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस डायरी की बात कर रहा है। ऐसा कहकर वांग जी फिर से डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, हस्बैंड, तुम डॉक्टर वेनकिंग से कांटेक्ट करना, उसी के पास मैंने हमारे एम्ब्रियो को फ्रीज करवा के रखा है। वांग जी डायरी में देखता है कि डॉक्टर वेनकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस डायरी में लिखा हुआ था, यहाँ तक कि डॉक्टर वेनकिंग का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। वांग जी जल्दी से अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा, इसमें डॉक्टर वेनकिंग का नंबर है। लेंस जब ये सुनते हैं तो जल्दी से वे अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें वेनकिंग का नंबर मिला देते हैं और वांग जी को फ़ोन देते हैं। वांग जी वेनकिंग से बात करने लगता है, फिर उसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा, वी ने सचमुच में एम्ब्रियो फ्रीज करवा के रखा है। अब बहुत जल्द मुझे मेरा बेबी मिलेगा। वी की आखिरी निशानी, मैं उनको संभाल कर रखूँगा। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपने गगा को हक कर लेता है। लेंस प्यार से वांग जी की पीठ को थपथपाता है और कहता है, तुमने देखा, वी ने तुम्हारे लिए एक जीने की वजह छोड़ के गया है। अब से इस तरह से जीना छोड़ो, देखो तुम्हारी हालत, तुमने अपने आप को क्या बना दिया है। वांग जी लेंस की तरफ देखता है और कहता है, गगा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपको शिकायत का कुछ भी मौका नहीं दूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अब जीना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुरा रहा था। यहाँ से टाइम स्किप करके लगभग एक हफ्ते बाद दिखाते हैं। वांग जी और लेसिचन इस वक्त वेनकिंग के केबिन के अंदर थे। वेनकिंग उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, पिछले 1 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ आपसे मिलने का, लेकिन जब भी मैं आती हूँ तो कहते हैं मिस्टर लैन वांग जी घर पर नहीं है या कहीं गए हैं। विभूषण मेरा फ्रेंड था, उसने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने आप दोनों के एम्ब्रियो को अभी तक संभाल कर रखा है, बस एक अच्छी सी सरोगेट मदर मिल जाए तो आपके बच्चे इस दुनिया में आ सकते हैं। वांग जी वेनकिंग की तरफ देखता है और कहता है, ये काम आप ही करिए ना, अब मैं कहाँ सरोगेट मदर ढूंढने निकलूंगा। वेनकिंग वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है मिस्टर लैन, मैं ढूंढ लूँगी, लेकिन आपको उसको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी होगी, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ काम नहीं हो सकता। जो भी सरोगेट मदर बनते हैं उनको कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग पैसों के लिए ही ये काम करते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी रकम पे करनी होगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, मैं कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे चाहिए। वेनकिंग मुस्कुरा देती है और कहती है, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही मुझे कोई सरोगेट मदर मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, उसके साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वांग जी हाँ में सर लाता है। उसके बाद वांग जी और लेंसिचन वहाँ से चले जाते हैं। लेंसिचन लैंड मेंशन में आते हैं और लैंड करन को सारी बातें बताते हैं। वहाँ पर लेंसिचन की वाइफ भी थी। लेंसिचन की वाइफ लेंसिचन की तरफ देखती है और कहती है, क्या वांग जी को सरोगेट मदर नहीं मिली है। लेंसिचन कहते हैं, नहीं, वेनकिंग ने कहा है कि वो जल्द से जल्द एक सरोगेट मदर तलाश करेगी। लेंसिचन की वाइफ जब ये सुनती है तो कहती है कि अगर आप लोगों को बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। लेंसिचन अपनी वाइफ एना वांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहना चाहती हो तुम। एना वांग लेंसिचन की तरफ देखती है और कहती है कि विभूषण और वांग जी दोनों ही मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उन दोनों को अपना भाई ही समझती हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, क्या मैं उन दोनों के बच्चे की सरोगेट मदर बन सकती हूँ। लैंड करन और लेंसिचन जब ये सुनते हैं तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेंसिचन कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा, बाहर लोगों को क्यों ढूंढे, तुम वांग जी और विभूषण के बच्चे को वर्त दे सकते हो। ऐसा कहकर लेंसिचन जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं, वांग जी हमें सरोगेट मदर मिल चुकी है। वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गगा कहाँ पर मिली है। तो लेंसिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी साउजी वो बच्चों को वर्त देना चाहती है। वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं डॉक्टर वेनकिंग से बात करता हूँ। उसके बाद वांग जी डॉक्टर वेनकिंग से बात करता है। वेनकिंग कहती है, ठीक है, अपनी साउजी को आप यहाँ भेज दीजिए हॉस्पिटल में, हमें उनका कुछ जांच करना है, उसके बाद ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपनी साउजी को वहाँ भेज दूँगा। उसके बाद वांग जी और लेंसिचन और एना वांग वेनकिंग से मिलने जाते हैं। वेनकिंग एना वांग की कुछ जांच करती है। उसके बाद वांग जी और लेंसिचन को कहती है, एना वांग बिल्कुल परफेक्ट है उनकी सरोगेट मदर बनने के लिए। वांग जी और लेंसिचन जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी गुस्से से वेनकिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे हॉस्पिटल में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी भाभी की जगह यानी मेरी साउजी की जगह किसी और को तुम मेरे एम्ब्रियो कैसे इंजेक्ट कर सकते हो। वेनकिंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली मैं उस वक्त में एक ज़रूरी ऑपरेशन करना था, इसलिए मैं अपने हेल्पर और अपने सहायक डॉक्टर को बताकर गई थी कि ये आपके यानी साउजी के अंदर इंजेक्ट कर दो, लेकिन उन्होंने गलती से किसी और पर्सन के अंदर आपके एम्ब्रियो इंजेक्ट कर दिया है। वांग जी गुस्से से उस दूसरे लेडी डॉक्टर को देखता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ से ढूंढूंगा। तभी लेंसिचन आकर वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वांग जी उसको छोड़ो, उसकी गलती नहीं है, छोड़ दो उसको। वांग जी कहता है, इसी की गलती है, इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को खो चुका हूँ। दूसरा डॉक्टर घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर इसमें हमारी गलती नहीं है, उसने आकर खुद कहा था कि उसे डॉक्टर वेनकिंग ने भेजा है, तो हमें लगा कि ये वही पर्सन है जिसके अंदर एम्ब्रियो इंजेक्ट करना है, हमसे ये गलती होगी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, उसकी शक्ल मुझे अच्छी तरह याद है, वो बहुत देखने में बहुत ही खूबसूरत था। लेंसिचन जब ये सुनते हैं तो जल्दी से उस डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो। वो डॉक्टर हाँ में सर हिलाता है। तभी लेंसिचन एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं। वो डॉक्टर स्केच आर्टिस्ट को बताने लगता है कि वह पर्सन दिखने में कैसा था।
स्केच आर्टिस्ट धीरे धीरे उस पर्सन का स्केच तैयार करने लगता है। जैसे ही उसका स्केच कंप्लीट होता है, वांग जी जल्दी से आकर देखता है तो हैरान हो जाता है और वह गुस्से से उस डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो। वह डॉक्टर जल्दी से स्केच को देखता है और कहता है, सर यही पर्सन था, ये पर्सन आया था और इसी को मैंने एमरो इंजेक्ट किया है। लैंस सिचन, वैन किंग और एना वांग आकर स्केच को देखते हैं तो वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर घबराते हुए कहता है, नहीं सर, ये वो पर्सन था जिसको मैंने किया है। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान 1 साल पहले मर चुका है वो यहाँ कैसे आ सकता है। वह डॉक्टर जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से उन सब की तरफ देखने लगता है। वैन किंग उस डॉक्टर के पास आती है और कहती है, ये सच कह रहे हैं, ये मेरा दोस्त व्यूसान है जो 1 साल पहले मर चुका है और तुमने जिस एमरो को किसी और के अंदर इंजेक्ट किया है वो इसी का था। डॉक्टर हैरानी से सबकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, यही पर्सन आया था मेरे पास। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता है तो आप लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हैं, उसमें तो इस पर्सन का चेहरा आया होगा ना। वांग जी जब यह सुनता है तो उस डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरे बच्चों के एमरॉय से छेड़छाड़ की है। उसके बाद सभी लोग सीसीटीवी ऑपरेट रूम के अंदर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, लेकिन सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने व्यूसान ही था। व्यूसान ही हॉस्पिटल के अंदर आया था और व्यूसान कुछ देर बाद वहां से चला गया था। वांग जी तो वहीं पर बैठ जाता है। लैंस सिचन और एना वांग तो अपने फेस पर हाथ रख लेते हैं। लैंस सिचन घबराते हुए कहते हैं, ये सब कैसे हो सकता है, व्यूसान तो मर चुका है ना, वो जिंदा कैसे आ सकता है। वांग जी बार बार फुटेज को चेक कर रहा था, वह बार बार रिवाइंड करके देख रहा था कि क्या ये सच्ची है जो वो देख रहा है या कोई और। बार बार वह सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स में ले जा रहा था, देख रहा था। यहाँ से टाइम स्किप होकर 9 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। इन 9 महीने में वांग जी ने उस पर्सन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वांग जी को वह पर्सन बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ तक कि वांग जी ने विभूषण की पिक डिटेक्टिव को भी दी थी ताकि उस पर्सन को तलाश कर सके, लेकिन उस पर्सन का कोई भी खोज खबर नहीं मिल रहा था। वांग जी जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था, वो पहले से और ज़्यादा कोल्ड होते जा रहा था। एक दिन वांग जी देर रात को अपनी मीटिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहा था। बहुत तेज की बारिश हो रही थी। वांग जी का ड्राइवर कार चला रहा था, तभी अचानक उसकी कार के सामने एक ओल्ड लेडी आकर खड़ी हो जाती है और मदद मांगने लगती है। वो जल्दी से ड्राइवर के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, मेरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली है लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है उसे हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, प्लीज़ करो। अगर आप लोगों ने मदद नहीं की तो उसके और उसके बच्चे की जान खतरे में है, प्लीज़। ड्राइवर की तरफ देखता है। लेडी देखने में एक भिखारी जैसी लग रही थी। ड्राइवर उसको कहता है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए। वांग जी अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है, क्या चल रहा है। ड्राइवर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर ये कोई ओल्ड लेडी है, शायद बेगर है, ये हमसे हेल्प मांग रही है, उनके बच्चे को शायद डिलीवरी होने वाली है। वांग जी जल्दी से विंडो के कांच को नीचे करता है और उस ओल्ड लेडी को देखने लगता है। वो ओल्ड लेडी सचमुच एक लेडी थी। वांग जी कहता है, क्या आपको पैसों की मदद चाहिए, मैं आपको पैसों की हेल्प कर सकता हूँ। वो ओल्ड लेडी कहती है, नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरे बच्चे की मदद कर दीजिए, उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में है, मैं आपको बहुत सारी दुआ दूंगी। वांग जी एक पल के लिए मना करने वाला था, तभी कुछ सोचकर वो कहता है, ठीक है लेकर आ जाइए। वह ऑलरेडी बहुत खुश हो जाती है और वांग जी को बहुत सारी दुआ देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे को लेकर आती है। वांग जी अपने साइड का दरवाज़ा ओपन कर देता है। वह ऑलरेडी जल्दी से उस पर्सन को वहाँ पर बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। वांग जी थोड़ा साइड हो जाता है ताकि उस पर्सन को थोड़ी स्पेस मिल सके। अभी कार स्टार्ट ही हुई थी, तभी अचानक वह पर्सन जोर से चिल्ला पड़ता है, शायद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके सामने वही पर्सन था। हैरानी से उस पर्सन की तरफ बढ़ा है, तभी वह ऑलरेडी उस पर्सन से कहती है, विंग बेटा थोड़ा सब्र रखो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। विंग उस लेडी की तरफ देखता है और कहता नहीं ग्रैनी, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। ग्रैनी कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर वो विंग को संभाल रही थी। वांग जी अभी भी उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी वह ड्राइवर कहता है कि आप दोनों को कौन से हॉस्पिटल में छोड़ना है। ग्रैनी ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। वांग जी ड्राइवर की तरफ देखता है और एक हॉस्पिटल का नाम लेता है और कहता है, उस हॉस्पिटल में ले चलो। ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद कार को उसी हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। इस बीच वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में उनकी कार एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी होती है। वांग जी उस कार से जल्दी से बाहर निकलता है और विहिंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। ग्रैनी ये देखकर हैरान हो जाती है। ग्रैनी और ज़्यादा हैरान हो जाती है जब वो हॉस्पिटल को देखती है। वो जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, साहब आप हमें किस हॉस्पिटल में लेकर आए, ये बहुत महंगा हॉस्पिटल है, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं विंग का इलाज इस हॉस्पिटल में करा सकूँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम भीख मांगते हैं, इतने पैसे नहीं आ पाएंगे हमारे पास, आप प्लीज़ हमें एक सरकारी हॉस्पिटल में ले चलिए। वांग जी ग्रैनी को घूर कर देखता है और कुछ भी नहीं कहता और विंग को सीधे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वैन किंग की अभी शिफ्ट खत्म ही हुई थी, वो अपने घर को जाने वाली थी, लेकिन तभी वो वांग जी को देखती है तो जल्दी से वांग जी के पास आती है। लेकिन वांग जी के बाहों में एक पर्सन को देखती है तो उसे शौक लग जाता है। वो जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी ये। वांग जी वैन किंग की तरफ देखता है और कहता है, ये विंग है और इसका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। वैन किंग जब ये सुनती है हाँ में सर हिलाती है, तभी अपने वार्ड बॉय और नर्स को बुलाती है। नर्स जल्दी से विंग को स्ट्रेचर पर लेटाता है और जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर के रूम के अंदर ले जाता है। उसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और किसी को कॉल करता है। तभी ग्रैनी वांग जी के पास आती है और कहती है, सर
आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम बहुत गरीब हैं, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं, हम इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर पाएंगे। वांग जी ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, अब इसकी चिंता मत कीजिए, मैं बिल पे कर दूंगा। तभी वहाँ पर लैंस चैन और लैंस चैन की वाइफ भी आ जाती है। लैंस चैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है वांग जी, तुमने अचानक से हम दोनों को हॉस्पिटल आने को क्यों कहा? वांग जी ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ पर ओमेगा है जिसकी अभी डिलीवरी होने वाली है और आपको पता है उसकी शक्ल हूबहू वीवू सियान से मिलती है। लैंस चैन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या ये वही ओमेगा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। तभी लैंस चैन की नज़र ग्रैनी पे पड़ती है। लैंस चैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी ये कौन है? वांग जी ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, ये उस ओमेगा की ग्रैनी है। ग्रैनी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं उसकी सगी ग्रैनी नहीं हूँ, वो तो हमें मिला था। लैंस चैन और वांग जी जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और हैरानी से ग्रैनी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, मिला था मतलब क्या है आपका? ग्रैनी वांग जी और लैंस चैन की तरफ देखती है और कहती है, आज से 6 महीने पहले हमें रास्ते पर ये बेहोश मिला था। ये उस वक्त प्रेग्नेंट था, इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इसके बच्चे का फादर कौन है। ये किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ। आप लोगों को पता है ये अभी तक वर्जन है और अभी इसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। पता नहीं ये बच्चा कैसे प्रेग्नेंट हो गया। इसने कहा कि इसे किसी भी अल्फा ने कभी टच ही नहीं किया है। लेंस चैन ग्रैनी के पास आते हैं और कहते हैं, हमें पता है वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब सच बता देंगे। उसके बाद लैंस चैन और लैंस चैन की वाइफ एना वांग ग्रैनी को सब बताने लगते हैं। ग्रैनी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगती है और कहती है, इसका मतलब ये बच्चा? तभी लैंस चैन कहता है, हाँ मेरे भाई वांग जी का है। उधर ऑपरेशन थिएटर में विंग दर्द से छटपटा रहा था। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वेनकिंग जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, ओ नो, इसको होश में रखना होगा, अभी इसका ऑपरेशन चल रहा है, अगर ये बेहोश हो गया तो मुश्किल आ जाएगी। तभी वेनकिंग अपने नर्स की तरफ देखती है और कहती है, पेशेंट को संभालो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर वेनकिंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ जाती है। वांग जी जैसे ही वेनकिंग को बाहर देखता है तो जल्दी से उसके पास पहुँचता है और कहता है, क्या हुआ वेनकिंग? वेनकिंग डरते हुए वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, माँ और बच्चे दोनों की हालत बहुत ख़राब है, शायद हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। वांग जी जल्दी से वेनकिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम बच्चे की जान बचाओ। लैंस चैन और एना वांग जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। लैंस चैन जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मेरे लिए वो ओमेगा किसी काम का नहीं है, मेरे लिए मेरा बच्चा, वो बच्चा मेरे जीने की वजह है, वो मेरे वी की आखिरी इंसानी है, मैं इस तरह उसे नहीं खो सकता। लैंस चैन और एना वांग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वेनकिंग ओके कहकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। ग्रैनी जब ये सुनती है तो वहीं पर बैठ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। एना वांग जल्दी से जाकर ग्रैनी को संभालने लगती है। उधर वेनकिंग ऑपरेशन थिएटर के अंदर आकर विंग का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे विंग की आंखें बंद हो जाती है और विंग अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है, या यूँ कहूँ विंग अपने अतीत में खो जाता है। विंग जब 5 साल का था तो किसी ने उसे अनाथ आश्रम में लाकर छोड़ दिया था। वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेमिया जाकर विंग को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। विंग को उन्होंने अपने घर में लेकर तो आए थे, लेकिन विंग को उन्होंने अपने घर में एक नौकर बना लिया था। 5 साल के छोटे से विंग से घर का ज़्यादातर काम कराया जाता था। विंग रोता था, उसे काम नहीं आता था, तो मैडम यू उसे पनिशमेंट दिया करती थी। कई बार यानली ने आकर विंग को बचाया था। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमने लगा। यानली विंग को चुपके चुपके से पढ़ाती थी। मैडम यू को पसंद नहीं था कि यानली विंग को पढ़ाए, लेकिन यानली चाहती थी कि विंग कम से कम अपना नाम या सिग्नेचर तो करना सीख जाए, या कुछ पढ़ना तो सीख जाए, इसलिए यानली चुपके चुपके से विंग को पढ़ाया करती थी। देखते ही देखते 11 साल बीत जाते हैं। विंग जब 15 साल का था तब यानली की शादी हो चुकी थी। मैडम यू विंग को कभी भी अपने मेंशन से बाहर जाने नहीं देती थी, हमेशा विंग को घर में ही कैद करके रखती थी। विंग एक ओमेगा था, लेकिन उसकी हीट अभी तक नहीं आई थी। यानली कई बार विंग से आकर मिलती है और उसके हीट के बारे में पूछती है। विंग हमेशा मना कर देता है, नहीं सीजे, मुझे अभी तक मेरी पहली हीट नहीं आई है। यानली इस वजह से परेशान हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक विंग की हीट आ जाती है। लेकिन मैडम यू ने उसको 4-5 दिन के लिए रूम में कैद कर दिया था और उसको हीट की मेडिसिन भी नहीं दी थी, जिस वजह से विंग को उसकी पहली हीट बहुत पेनफुल होती है। यानली को घर के किसी सर्वेंट ने फ़ोन करके बता दिया था कि विंग को उसकी पहली हीट आ चुकी है, लेकिन मैडम यू ने विंग को कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, जिस वजह से वो बहुत पेन में है। यानली जब ये सुनती है, जियांग मेंशन में आ जाती है और विंग को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। मैडम यू ने यानली को रोका था, लेकिन यानली मैडम यू की एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है, नहीं, उसकी पहली हीट है, उसे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर यानली विंग को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है। यानली की फ्रेंड थी वेनकिंग, इसलिए यानली ने वेनकिंग को फ़ोन किया था। उस वक्त वेनकिंग एक ऑपरेशन के लिए जा रही थी। वेनकिंग कहती है कि वो तो इस वक्त ऑपरेशन के लिए जा रही है, लेकिन तुम पेशेंट को लेकर मेरी नर्स को दिखा सकते हो, उसको कहना कि मैंने तुम दोनों को भेजा है। यानली ठीक है कहकर फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद विंग को लेकर सीधे वेनकिंग के हॉस्पिटल पहुंचती है। यानली जब विंग को लेकर डॉक्टर वेनकिंग के केबिन में पहुंचती है तो वहां पर एक नर्स थी। यानली उस नर्स को देखती है और कहती है, हमें डॉक्टर वेनकिंग ने भेजा है। तो अचानक वेनकिंग की कही बात याद आती है कि कोई पेशेंट आने वाला है, उसकी सरोगेसी करनी है। यानली और विंग की तरफ देखती है और कहती है, किसका ट्रीटमेंट होना है? यानली विंग की तरफ इशारा करती है और कहती है, मेरे भाई का। विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर विंग को अपने साथ ले जाती है। यानली वहीं पर खड़ी थी, तभी अचानक यानली का फ़ोन रिंग करता है।
विंग को वो नर्स अभी ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रही थी। यानी जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, विंग मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा, मेरे इन लॉज का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उनसे मिलने जाना है, तुम अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद घर चले जाना। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद नर्स विंग को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। उसके बाद नर्स विंग को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर आती है और जहाँ पर उसकी टीम पहले से रेडी थी। नर्स विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम बेड पर लेट जाओ। विंग चुपचाप लेट जाता है। उसके बाद विंग का सरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नर्स विंग की तरफ देखती है और कहती है, कम से कम तुम्हें 4 घंटे इसी तरह यहाँ पर लेटे रहना होगा, उसके बाद ही तुम घर जा सकते हो। जाने से पहले मेरे से एक बार मिलकर जाना, क्योंकि तुम्हें कुछ मेडिसिन भी देनी है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद सारी टीम वहाँ से चली जाती है। विंग अकेला ही उस ऑपरेशन थिएटर रूम में लेटा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। कुछ घंटों बाद वही नर्स वापस आती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लिख देती हूँ। उसके बाद विंग उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ जाता है। नर्स उसे फिर से वेनकिन के केबिन में ले जाती है और उसको कुछ मेडिसिन देते हुए कहती है, इसे रेगुलरली लेना और हर मंथ चेकअप के लिए ज़रूर आना। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद उस केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके बाद विंग जियांग मैंसन में वापस आ जाता है। विंग की लाइफ वैसे ही नॉर्मल चल रही थी जैसे पहले चल रही थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन लगभग 2 महीने बाद अचानक से विंग को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। विंग हैरान हो जाता है कि वो कुछ भी खाता है तो उसे वॉमिटिंग हो जाती है। मैडम यू भी विंग की तरफ देख रही थी और हैरान हो रही थी क्योंकि विंग का बिहेवियर एकदम प्रेग्नेंट ओमेगा की तरह हो गया था। मैडम यू को थोड़ा थोड़ा शक होता है, इसलिए मैडम यू विंग को अपने साथ पास के ही किसी हॉस्पिटल ले जाती है और उसका चेकअप करवाने लगती है। चेकअप के बाद रिजल्ट आता है कि विंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। विंग तो जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी अल्फा को छुआ नहीं था, किसी अल्फा ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो विंग ऐसे प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। मैडम यू जब ये सुनती है कि विंग प्रेग्नेंट है तो वहीं पर हॉस्पिटल में विंग को 2 थप्पड़ मार देती है और उसे सीधे अपने घर लेकर आती है। घर में आने के बाद मैडम यू विंग को बहुत मारती है और पूछती है, ये बच्चा किसका है, इसके फादर का नाम क्या है। विंग को तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो अचानक से ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। विंग रोते हुए मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सच में नहीं पता मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मुझे नहीं पता इस बच्चे का फादर कौन है। मैडम यू गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है तो तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़ेगा। विंग जैसे ही ये सुनता है जल्दी से अपने स्टमक पर हाथ रख लेता है और नाव में सर हिलाता है और कहता है, नहीं ये बच्चा मेरा है, मैं इसको अबॉर्ट नहीं कर सकता, इसमें इसकी क्या गलती है। मैडम यू जब ये सुनती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मैडम यू विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, तो ठीक है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, आंट मैं कहाँ रहूँगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है। मैडम यू कहती है, कहीं भी रहो लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, इससे मेरी कितनी बदनामी होगी तुम्हें पता है। ऐसा कहकर मैडम यू विंग को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। विंग बहुत देर तक दरवाज़ा पीटता रहता है लेकिन मैडम यू डोर नहीं खोलती है। रोते रोते विंग वहाँ से जाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, क्योंकि जब से मैडम यू उसे अपने घर लेकर आई थी उसे बाहर जाने की परमिशन ही नहीं थी, इसलिए बाहर की दुनिया कैसी है विंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। लगभग 3-4 दिन तक विंग ऐसे ही रास्ते पर भटक रहा था। जब भूख लगती थी तो किसी से कुछ मांग कर खा लिया करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। लगभग 2 दिन हो जाते हैं, विंग को किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया था, जिस वजह से विंग की तबीयत खराब होने लगती है और वही रोड पर बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं पर एक भिखारी ग्रैनी थी जो विंग को इस तरह से बेहोश होता हुआ देख रही थी। वो जल्दी से विंग के पास आती है और विंग को संभाल लेती है। उसके बाद ग्रैनी विंग को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर वो ग्रैनी रहती थी। ग्रैनी के साथ कुछ और भी भिखारी रहते थे। जब वो लोग ग्रैनी के साथ एक लड़के को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से ग्रैनी के पास आते हैं और कहते हैं, ग्रैनी ये कौन है। ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता लेकिन ये बेहोश होकर गिर गया, इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है इसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है जिस वजह से ये बेहोश हो गया है। ऐसा कहकर ग्रैनी पानी लेती है और विंग के फेस पर कुछ छींटे मारने लगती है। थोड़ी देर में ही विंग को होश आ जाता है। ग्रैनी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप कैसा महसूस कर रहे हो बेटा। विंग अपने आसपास देखता है, सभी लोग भिखारी थे, उनमें कुछ बुजुर्ग और कुछ अपाहिज लोग थे। विंग उन लोगों को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ग्रैनी मुस्कुराते हुए विंग के सर पर हाथ चलाती है और एक ब्रेड का टुकड़ा निकाल कर विंग के सामने देती है और कहती है, बेटा तुम्हें भूख लगी है ना। विंग उस ब्रेड के टुकड़े को देखता है, उसे सचमुच बहुत तेज़ भूख लगी थी। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से ग्रैनी से उस ब्रेड के टुकड़े को ले लेता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। ग्रैनी कहती है, बेटा आराम से खाओ, ये तुम्हारे गले में फंस जाएगा। ऐसा कहते हुए ग्रैनी जल्दी से पानी विंग की तरफ बढ़ा देती है। विंग खाते हुए पानी पी रहा था और रो रहा था। ग्रैनी प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है, रो मत बेटा, पहले खा लो उसके बाद बताओ तुम हो कौन। विंग रोते हुए ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा नाम विंग है। ग्रैनी जब ये सुनती है तो फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है। विंग जब ये सुनता है तो वो फिर से रोने लगता है और ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। ग्रैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हें घर से निकाल दिया, मगर क्यों। विंग रोते हुए ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अचानक से प्रेग्नेंट हो गया, मैं किसी अल्फा के पास नहीं गया, फिर भी आंट ने कहा कि मैं किसी अल्फा के साथ गलत काम किया है जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आंट ने कहा था कि मुझे मेरे बेबी को अबॉर्ट करना है, नहीं मैं नहीं कर सकता, इसमें इसकी क्या गलती है।
ग्रैनी जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है हाँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे कहकर ग्रैनी अपना हाथ विंग के स्टमक पर ले जाती है और उसे हल्के से सहलाती है। विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ग्रैनी कहती है बेटा तुम यहाँ आराम करो, हम लोगों को कुछ काम है, मैं अपना काम जल्द से जल्द करके लौट आऊँगी। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ग्रैनी विंग को वहीं लेटा देती है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट दे देती है। ब्लैंकेट देखने में बहुत गंदा था, लेकिन विंग को वो ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये 3-4 दिन उसने बिना ब्लैंकेट के ही ऐसे ही रोड पर बिताए थे। उसे काफ़ी ठंड लगी थी, लेकिन आज ब्लैंकेट की गर्माहट की वजह से विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है। ग्रैनी जब ये देखती है तो मुस्कुरा देती है। ग्रैनी अपने साथियों की तरफ देखती है और कहती है आप लोगों में से किसी एक को इसके पास रहना पड़ेगा। बच्चा अकेला है और डरा हुआ है। उसमें से एक पर्सन कहता है ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, आप अपना काम करके आ जाइए। ग्रैनी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। बस वही पर्सन वहाँ पर बैठा रहता है और विंग की तरफ देखता रहता है। ग्रैनी और उनके साथियों को आने में शाम हो जाती है। तब तक विंग की नींद भी पूरी हो जाती है। विंग उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है और देखता है कि वो एक पुल के नीचे है और पुल के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं जिसकी आवाज़ें बहुत तेज़ है। विंग हैरानी से उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है हम लोग कहाँ पर हैं? वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है इस वक्त हम हाईवे के पुल के नीचे हैं, यही हमारा घर है, हम यहीं पर रहते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है और कहता है कि वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है ग्रैनी ग्रैनी बहुत जल्द आ जाएंगी, वो भीख मांगने गई हैं। विंग जब ये सुनता है और कहता है कि आप सब लोग भीख मांगते हो? वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ, क्योंकि हम किसी काम के नहीं है ना, हम लोगों से अब कोई काम नहीं होता। देखो ना, मेरा एक हाथ नहीं है, मैंने बहुत काम मांगने की कोशिश की लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया, इसलिए भीख मांग कर ही गुजारा करना पड़ता है। विंग जब ये सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तब तक ग्रैनी और उनके साथी भी आ गए थे। ग्रैनी मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखती है और कहती है बेटा आप कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहता है ग्रैनी मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। ग्रैनी जल्दी से विंग के पास आती है और अपने बैग से कुछ निकाल कर देती है और कहती है बेटा ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, आज मुझे बहुत सारी भीख मिली थी तो उसमें कुछ खाने का सामान भी मिला था, मैंने बचा लिया है तुम्हारे लिए, लो तुम इसे खा लो। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ग्रैनी क्या ये आप मेरे लिए लेकर आए हो? ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हारा खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहकर ग्रैनी प्यार से विंग के सर को सहलाती है। विंग मुस्कुराते हुए ग्रैनी की तरफ देख रहा था। तभी ग्रैनी के साथी भी आ जाते हैं और वो भी अपने अपने बैग से कुछ ना कुछ खाने का सामान निकाल कर विंग को देते हैं और कहते हैं हम सब ये तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। विंग हैरान हो जाता है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हो गया था। विंग कहता है इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। ग्रैनी मुस्कुराती है और कहती है नहीं बेटा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान है, उसे भी तो खाना चाहिए ना। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ग्रैनी कहती है चलो खा लो, रात काफ़ी होने वाली है, तुम्हें भूख लगी होगी, दोपहर को तुमने सिर्फ एक ब्रेड ही खाया था। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद खाने लगता है। विंग के पास आकर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और वो भी अपना अपना खाना खाने लगते हैं। विंग सबकी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से विंग उन लोगों के साथ ही रहने लगा था। विंग कुछ करना चाहता था लेकिन ग्रैनी ने उसे कुछ भी काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था और कहा था तुम प्रेग्नेंट हो और जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, हम लोग है ना तुम्हारे लिए करने के लिए। विंग राजी नहीं होता लेकिन ग्रैनी विंग को राजी करा लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अभी विंग का 8 महीना चल रहा था। अब विंग को ज़्यादा हिला डुला भी नहीं जाता था, इसलिए विंग हमेशा एक जगह ही चुपचाप बैठा रहता था। ग्रैनी विंग के पास आती है और कहती है बेटा लाओ मैं तुम्हारे सिर पर कॉम्ब कर दूँ, तुमने कितने दिन से अपने बाल नहीं बनाए हैं। विंग कहता है अब दिल नहीं करता है ग्रैनी, हाथ भी नहीं जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे ये करने में, इसलिए मुझे लगता है मैं चुपचाप ही बैठा रहूँ। और देखो ना ये कितना परेशान करता है, हमेशा लात मारता रहता है, मुझे दर्द होता है मेरे स्टमक पर। ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है बेटा बच्चा बड़ा हो रहा है तो किक तो करेगा ना, कुछ दिनों में उसे बाहर भी तो आना है, तुम्हारा बच्चा कुछ दिनों बाद तुम्हारी गोद में होगा। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है सच्ची ग्रैनी, मेरा भी कोई होगा, आपको पता है ना मैं अनाथ हूँ और आंट ने मुझे अनाथ आश्रम से लिया था और कहा था कि वो मुझे बच्चे की तरह पालेगी, लेकिन उन्होंने मुझे बच्चों की तरह नहीं पाला, उन्होंने मुझे अपने घर में नौकर बना दिया था। ग्रैनी जब ये देखती है कि विंग बात करते करते रोने लगता है तो ग्रैनी जल्दी से विंग के आंसुओं को पोंछती है और कहती बेटा मैंने कितनी बार समझाया है, तुम इस तरह मत रोया करो, इससे तुम्हारे होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे को दर्द महसूस हो? विंग नाम में सर हिलाता है। ग्रैनी मुस्कुरा देती है और विंग के सर पर कॉम्ब करने लगती है। तभी ग्रैनी के साथी ग्रैनी के पास आते हैं और एक एक छोटी छोटी टोपी पोटली उनके हाथ में देते हैं। ग्रैनी हैरानी से उन लोगों की तरफ देखने लगती है और कहती है ये सब क्या है? सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये कुछ पैसे हैं, हमने विंग के लिए जमा किए हैं, अगले महीने विंग की डिलीवरी होने वाली है ना, तो ये पैसे ग्रैनी आप अपने पास रखिए, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हम सब लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला भी किया है। ग्रैनी हैरानी से उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? सभी लोग कहते हैं कि कुछ ही दिनों में विंग की डिलीवरी हो जाएगी, विंग का बेबी इस दुनिया में आ जाएगा।
लेकिन हम नहीं चाहते कि विंग अपने बेबी के साथ यहाँ पर रहे। यहाँ पर हम ही लोग बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। उसके पास तो एक नन्ही सी जान होगी, उसको यहाँ पर रहने में बहुत तकलीफ होगी। यहाँ रहने लायक जगह नहीं है ग्रैनी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जैसे ही विंग अब बेबी इस दुनिया में आएगा तो हम विंग के लिए एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे। उसका किराया हम सब लोग मिलकर देंगे, लेकिन विंग वहाँ पर रहेगा। कम से कम विंग के सर पर छत तो होगी। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और सबकी तरफ देखने लगता है और कहता है, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ सोचते हैं। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ हो। इसलिए हम लोग अपनी कमाई में से कुछ पैसा तुम्हारे लिए बचाते आए हैं और इसी पैसे से तुम्हारा इलाज भी होगा। कुछ दिनों में तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, तुम्हारी गोद में खेलेगा। यहाँ देखो कितनी ठंड लगती है, गर्मी में गर्म होता है। नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। इसलिए तुम एक किराए के मकान में रहना, खर्चा हम देंगे। जब तक तुम अपने बच्चे को अच्छी तरह ना संभाल लो तब तक हम किराया देंगे। उसके बाद तुम छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो हमें सर हिलाता है। ग्रैनी भी मुस्कुरा देती है और सब लोगों की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप विंग के लिए आप सब लोग इतना सोचोगे। सभी लोग कहते हैं, विंग भी तो हमारा अपना है ना, हमारा साथी। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। सभी लोग आकर विंग को हल्के हल्के से हक करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। विंग मुस्कुराता रहता है। देखते देखते विंग के 9th मंथ भी कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन विंग और ग्रैनी बैठे हुए थे, तभी सभी लोग ग्रैनी के पास आते हैं और कहते हैं, ग्रैनी, आज हमें आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ग्रैनी हैरानी से उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, देर हो जाएगा, मगर क्यों? तभी सभी लोग विंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ग्रैनी, हमने सुना है यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर एक टेम्पल है, वहाँ पर जाकर भीख मांगने से बहुत ज़्यादा भीख मांग मिलती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम सब लोग वहीं जाकर भीख मांगेंगे ताकि हमारी इनकम थोड़ी बढ़ सके। ग्रैनी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, लेकिन तुम लोग जल्दी आने की कोशिश करना। वो लोग हाँ में सर हिलाते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। इतने में हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैनी विंग को लेकर अभी भी पुल के नीचे बैठी हुई थी। विंग देख रहा था कि बारिश का पानी धीरे धीरे पुल के अंदर आने लगा है। वो ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैनी, सारा सामान भीग जाएगा, पानी आ रहा है। ग्रैनी कहती है, हाँ बेटा, देख तो रही हूँ पानी आ रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऊंची जगह बना देती हूँ, वहाँ चुपचाप बैठे रहना। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ग्रैनी विंग के लिए कुछ ऐसी जगह बनाती है जहाँ पर पानी ना पहुँच सके और विंग को वहीं बैठा देती है। बारिश धीरे धीरे तेज़ होने लगी थी। तभी अचानक विंग का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। विंग दर्द में चिल्लाने लगता है और ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैनी, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। ग्रैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, अभी तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है और कोई भी नहीं है मेरे पास, तुम्हें इस वक्त कैसे पेन स्टार्ट हो गया? विंग कहता है, नहीं पता ग्रैनी, लेकिन बहुत पेन हो रहा है। ग्रैनी कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं मदद बुलाकर लेकर आती हूँ। ग्रैनी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अकेले छोड़ के नहीं जाना ग्रैनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्रैनी कहती है, नहीं बेटा, तुम घबरा मत, मैं अभी जा रही हूँ, किसी को बुला कर ला रही हूँ, लेकिन तुम घबराना मत। हाँ, तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही है। विंग रोते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, जाइए, अब जल्दी से मदद लेकर आइए। ग्रैनी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और मदद के लिए सबको बुलाने लगती है, लेकिन ग्रैनी की मदद करने कोई नहीं आता। ग्रैनी जल्दी से रोड के बीच में आ जाती है और मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ से वांगजी की कार गुजरी थी और ग्रैनी सीधे वांगजी की कार के सामने आ जाती है। उसके बाद वांगजी से मदद मांगती है। वांगजी अपने ड्राइवर से कहता है उनकी मदद करो। तभी ग्रैनी जल्दी से जाकर विंग को लेकर आती है और वांगजी के कार में बिठा देती है। जैसे ही विंग कार में बैठता है उसे वांगजी के फेरोमोन महसूस होते हैं। आज बहुत महीनों बाद विंग ये फेरोमोन्स महसूस हुए थे। विंग हैरान हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। विंग हैरानी से देखता है और कहता है, ये अल्फ़ा कौन है और इसके फेरोमोन्स मुझे इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? यहाँ से हम वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। विंग की डिलीवरी के लगभग 2 दिन तक विंग बेहोश रहता है। विंग की डिलीवरी हो चुकी थी। वैनकिंग बाहर आती है और सब लोगों की तरफ देखती है और कहती है, विंग ने 2 बेबी बॉय को जन्म दिया है। जब वांगजी ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से वैनकिंग के पास आता है और कहता है, मेरे बेबीज कहाँ है? वैनकिंग कहती है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें मिल जाएंगे। वांगजी बहुत ही खुश हो जाता है। वांगजी एक बार के लिए विंग के बारे में नहीं पूछता है। तभी ग्रैनी रोते हुए आती है और वैनकिंग से कहती है, मेरा मेरा विंग कैसा है? वैनकिंग ग्रैनी की तरफ देखती है और कहती है, अभी तो फ़िलहाल वो कोमा में चला गया है, हमने उसे बचा लिया है, पता नहीं उसे कब होश आएगा, लेकिन वो अभी ठीक है, अब डरने की बात नहीं है। गाइस, एक्चुअली में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी दोनों नाक बंद है। मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई स्टोरी अपडेट नहीं की है, इसलिए मुझे करना था। आपको कहीं कहीं पर मेरी बहुत कुछ अटकी अटकी सी या रुकी रुकी सी महसूस होगी और अलग भी नज़र आएगी, तो प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा। तो अब देखते हैं आगे। वांगजी अपने दोनों ही बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है। लेंसेचेन और लेंसेचेन की वाइफ एना वांग भी आकर दोनों बच्चों को देखते हैं। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र आ रहे थे। वांगजी अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेंसेचेन एना वांग जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं
वैनकिंग भी ये देखकर हैरान हो जाती है। लेन सिचन कहते हैं, वांग जी तुम बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, ये बच्चे मेरे हैं, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेन सिचन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्हें उनकी माँ की ज़रूरत है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, उनकी माँ भी है और जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेन सिचन कहते हैं, उनकी माँ अभी भी जिंदा है। विंग ये कैसी बकवास कर रहे हो? विंग ने उन्हें जन्म दिया है। वांग जी लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ लेकिन वो उनका बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बायोलॉजिकल मदर मेरा भी है। अब मेरा उस ओमेगा से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी वैनकिंग कहती है, हाँ ले जाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरानी से वैनकिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? वैनकिंग मुस्कुरा देती है और कहती है, क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे को उस ओमेगा की ज़रूरत है जिस ओमेगा ने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है। तुम उनसे अगर अपने बच्चों को दूर रखोगे तो तुम्हारे बच्चे 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से वैनकिंग के पास आता है और कहता है, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? वैनकिंग कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ। तुम उस ओमेगा से उसके बच्चे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे बच्चे को उसके स्पर्श की और उसके मिल्क की बहुत ज़रूरत है। अगर उसने अपना मिल्क तुम्हारे बच्चों को फीड नहीं करवाया तो तुम्हारे बच्चे ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो वैनकिंग को अपने दोनों बच्चे दे देता है और कहता है, जाकर उस ओमेगा को कहो कि ये मिल्क फीड करवा दे। वैनकिंग कहती है, अभी वो बेहोश है, जब उसे होश आ जाएगा तब वो मिल्क फीड करा देगा, तब तक बच्चे को हमें NICU में रखना पड़ेगा। वांग जी उसके बाद कुछ नहीं कहता, वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेन सिचन वैनकिंग के पास आते हैं और कहते हैं, आप इस बच्चों को ले जाइए और इन्हें NICU में एडमिट कर दीजिए। उसके बाद लेन सिचन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी अब तुम घर जा सकते हो, तुम घर जाकर थोड़ा आराम करके आ जाना, तब तक मैं और ऐना यहाँ पर है। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चों को एक पल के लिए भी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो अपना हेड सेट करते हैं और ऐना वांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो हम हॉस्पिटल के कैंटीन से कुछ खाकर आते हैं। उसके बाद लेन सिचन की नज़र ग्रैनी पर जाती है। लेन सिचन जल्दी से ग्रैनी के पास आते हैं और कहते हैं, ग्रैनी आप भी चलिए हमारे साथ, कुछ खा लीजिए। ग्रैनी रोते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं ग्रैनी आपको चलना होगा, उसे कब होश आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ठीक रहना है। अगर इस तरह आप यहाँ पर रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मेरे साथ चलिए, कुछ खा पी कर आते हैं और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेना। ग्रैनी उसके बाद कुछ नहीं कहती है। लेन सिचन और ऐना वांग ग्रैनी को अपने साथ ले जाते हैं। लेन सिचन, ऐना वांग और ग्रैनी हॉस्पिटल के कैंटीन में जाते हैं। वहाँ पर लेन सिचन सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। ग्रैनी चुपचाप रहती है। ग्रैनी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन लेन सिचन कहते हैं, नहीं आपको कुछ लेना होगा। ऐसा कहकर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे। लेन सिचन ग्रैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे विहिंग के बारे में जानना है, आपको विहिंग के बारे में क्या क्या पता है, सब मुझे बताइए। उसके बाद ग्रैनी की विहिंग के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि कैसे विहिंग उन्हें मिला, किस तरह उसकी फैमिली वालों ने उसे घर से निकाल दिया। ऐना वांग जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐना वांग लेन सिचन की तरफ देखती है और कहती है, उस बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उसे इतना कुछ सहना पड़ा, और अब देखो ना वांग जी उससे उसके बच्चे को छीन रहा है, जिस बच्चे के लिए वो घर से निकाल दिया गया और इतनी तकलीफ सहने के बाद बच्चों को जन्म दिया। और वांग जी को देखो, उसे उस ओमेगा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तो बस अपने बच्चों से मतलब है। आप कुछ कीजिए ना, मैं नहीं चाहती कि उस ओमेगा से उसके बच्चे छीने जाए। लेन सिचन ग्रैनी और ऐना वांग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर लेन सिचन किसी को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद लेन सिचन, ऐना वांग और ग्रैनी वापस वांग जी के पास आ जाते हैं। लेन सिचन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लेन सिचन वांग जी को दूसरे साइड पर ले जाते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलने लगते हैं, वांग जी तुमने क्या सोचा है? वांग जी हैरानी से लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या सोचना था? वांग जी कहता है, तुम उस ओमेगा के बारे में क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों से मतलब है, उस ओमेगा से कोई मतलब नहीं है। लेन सिचन कहते हैं, मतलब रखना पड़ेगा वांग जी, वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है। लेन सिचन की बात सुनकर वांग जी गुस्से से लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चों की माँ सिर्फ वी है, वो एक बस सैरोगेट मदर है जिसने मेरे बच्चों को बस कैरी किया था। लेन सिचन जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है विंग के लिए। लेन सिचन फिर भी हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन उसने जानबूझकर सैरोगेट मदर बनने के लिए राजी नहीं हुआ था, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन नहीं हुआ था, इसलिए बच्चों पर पूरा हक उस ओमेगा का ही है। विंग चाहे तो वो अपने बच्चों को तुम्हें दे सकता है, नहीं तो बच्चों को अपने साथ ले जा सकता है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, गगा आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेन सिचन कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वांग जी, मैं अभी अभी वकील से बात कर आया हूँ, और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम वकील से बात कर सकते हो। देखो वो क्या कहता है, उसने कहा है कि अभी बच्चों पर पूरा हक सिर्फ विहिंग का होगा, जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होंगे बच्चे सिर्फ विहिंग के पास रहेंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, उस भिखारी ओमेगा के पास नहीं। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगता है। लेन सिचन फिर भी अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो वांग जी, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है और तुम उनसे बच्चे दूर नहीं कर सकते, कोर्ट भी तुम्हें बच्चे नहीं सौंपेगा।
वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने पर्सनल लॉयर को कॉल करता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है। लॉयर भी वांगजी को वही बताता है जो लैंस सिचन ने बताया था। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रख पाऊंगा। लॉयर कहता है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप उस ओमेगा से शादी कर सकते हैं। शादी के बाद उस ओमेगा पर और बच्चों पर आपका पूरा हक हो जाएगा। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है शादी, लेकिन मैं उससे शादी क्यों करूँ। लैंस सिचन कहते हैं कि वांगजी तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे चाहिए तो तुम्हें उस ओमेगा को अपनाना होगा। अब तुम ही बताओ उस ओमेगा से कौन शादी करेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है। वो बिल्कुल वर्जन था, लेकिन वर्जन होने के बावजूद भी उसे तुम्हारे बच्चों को वर देना पड़ा। अब वांगजी लैंस सिचन की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मैं उस ओमेगा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने उस ओमेगा को देखा कि उसने मेरे बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो मैं दूसरे दिन ही उसे डिवोर्स दे दूंगा और अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और अपने बच्चे भी उसे नहीं दूंगा। लैंस सिचन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ, लेकिन तुम्हें उस ओमेगा को अपनाना होगा। फांगजी लैंस सिचन की तरफ देखता है और कहता है मैं सिर्फ उससे शादी कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे बच्चे की मदर है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं उसे कभी भी वी की जगह नहीं दूंगा, ना ही एक ओमेगा वाइफ की जगह दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। लैंस सिचन अपने भाई को जाता हुआ देख रहे थे और अपने में मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। लगभग 2 दिन बाद देखते हैं विंग को अब होश आ चुका था। विंग अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि वो किसी वार्ड में है। विंग उठने की कोशिश करता है, तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है आप ले रहिए, मैं आपके डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उन्होंने कहा था जब आपको होश आ जाएगा तो मैं उन्हें बुला लाऊं, इसलिए आप चुपचाप लेटे रहिए। कुछ ही देर में वैनकिंग वहाँ आ जाती है। वैनकिंग विंग की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। विंग वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है मेरा बच्चा कहाँ है। वैनकिंग विंग के पास आती है और कहती है बच्चा नहीं बच्चे, तुमने ट्विंस बेबी को जन्म दिया है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है मेरे स्टमक में ट्विंस बेबी थे। वैनकिंग हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ, दोनों अल्फा बॉय हैं। विंग वनकिंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। वैनकिंग कहती है हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर में नर्स जाकर ले आएगी। ऐसा कहकर वैनकिंग नर्स की तरफ देखती है और इशारा करती है। तभी विंग के वार्ड में लैंस सिचन आ जाते हैं। लैंस सिचन को देखकर विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वैनकिंग की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है। वैनकिंग लैंस सिचन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है विंग तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए। विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं पता है, मैं अचानक से प्रेग्नेंट हो गया, मुझे किसी अल्फा ने टच भी नहीं किया है। वैनकिंग कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए ये मुझे पता है। विंग हैरानी से वैनकिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कैसे हुआ। उसके बाद वैनकिंग विंग को आईवीएफ के पूरे प्रोसेस के बारे में बताती है। विंग हैरानी से सब सुन रहा था। उसके बाद वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है इसका मतलब वो दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। वैनकिंग कहती है नहीं, वो दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा पैनिक करने लगता है। वैनकिंग जल्दी से विंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। विंग कहता नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, उन्हें मैंने बर्थ दिया है, उन्हें मैंने अपने अंदर रखा था 9 महीने, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं। तभी लैंस सिचन विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग शांत हो जाओ, हाँ वो बच्चे तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। विंग हैरानी से लैंस सिचन की तरफ देखता है और कहता है सर क्या करना होगा, मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगा, मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं किसी को नहीं देने वाला। लैंस सिचन कहते हैं हाँ हाँ तुम किसी को मत देना, वो बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही रहेंगे। इसके बाद वैनकिंग विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग तुम्हें पता है ये कौन है। विंग कहता नहीं जानता, मैं अभी मिला हूँ इनसे। वैनकिंग कहती है हाँ तुम आज पहली बार इनसे मिले हो, लेकिन तुम्हें पता है जिन बच्चों को तुमने बर्थ दिया है वो बच्चे किसके हैं। विंग नाम ही सर हिलाता है और कहता है नहीं पता, क्या इनके बच्चे हैं। लैंस सिचन कहते हैं नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे भाई के बच्चे हैं, और मेरा भाई उन बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। विंग जब ये सुनता है तो वो फिर से पैनिक करने लगता है। वैनकिंग विंग को शांत करती है और कहती है हमारी बात ध्यान से सुनो विंग, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लिया जाए। विंग नाम में सर हिलाता है। तभी लैंस सिचन कहते हैं विंग तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी पड़ेगी। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है शादी। वैनकिंग हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ तुम्हें लैन वांगची से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनन बच्चे उसके हैं, वो चाहे तो तुमसे बच्चे छीन सकता है, लेकिन अगर तुम शादी करोगे तो तुमसे वो अपने बच्चे नहीं छीनेगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। वैनकिंग जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और लैंस सिचन की तरफ देखती है। लैंस सिचन इशारे में कुछ कहते हैं, वैनकिंग समझ जाती है। उसके बाद नर्स वहाँ आ जाती है, उसके बाहों में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। विंग जब अपने बच्चों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नर्स जल्दी से बच्चों को विंग की गोद में दे देती है। विंग अपने बच्चों की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है और जल्दी से उनके फोरहेड पर किस करता है और अपने सीने से लगा लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी को देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है ग्रैनी देखो ना मुझे ट्विंस बेबी हुए हैं। ग्रैनी भी मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखने लगती है और जल्दी से विंग के पास आ जाती है और प्यार से विंग के सर को सहलाती है और कहती है तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। विंग ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है ग्रैनी मैं बहुत खुश हूँ, देखो ना मेरे बच्चे मेरे गोद में हैं। ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है विंग
क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेबी के फादर कौन है? विंग नाम में सर हिलाता है। ग्रैनी कहती है जो अल्फ़ा हमें लेकर आया था ना हॉस्पिटल, वही अल्फ़ा तुम्हारे बेबीज़ के फादर हैं और तुम्हें उनसे शादी करनी है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, उनके ब्रदर आए थे और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे अगर अपने बच्चे अपने पास रखने हैं तो मुझे उस अल्फ़ा से शादी करनी पड़ेगी। ग्रैनी कहती है हाँ बेटा, नहीं तो वो अल्फ़ा तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीन लेगा। विंग कहता है नहीं ग्रैनी, मैं अपने बच्चे को नहीं देने वाला। ग्रैनी विंग की बात सुनकर प्यार से विंग के सर पर हाथ सहलाती है और कहती है नहीं बेटा, कोई भी तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेगा। तुम्हें पता है उस अल्फ़ा का भाई बहुत अच्छा है, उसने हमारी कितनी मदद की। अब हम लोग पुल के नीचे नहीं रहते। इन 2 दिन में तुम बेहोश थे लेकिन उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारे रहने के लिए शेल्टर बनवा दिया है। अब हम सब वहीं पर रहते हैं और हमें अब भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है उन्होंने कहा है कि अब से वो हमारा खर्चा उठाया करेंगे। तुम्हें नहीं पता सब लोग कितना खुश हैं। हिंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है सच में ग्रैनी, अब आप लोगों के पास भी घर है? ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ, अब हम लोगों के पास भी घर है। तभी लैंसिचन वहाँ पर आ जाते हैं। लैंसिचन के हाथ में कुछ कागज़ थे। लैंसिचन विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग, इन कागज़ों पर साइन कर दो। विंग कहता है इनमें क्या लिखा है? लैंसिचन विंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी और वांगजी की शादी का कागज़ है। तुम इस पर साइन करोगे तो तुम्हारी और वांगजी की शादी हो जाएगी। विंग हैरानी से लैंसिचन की तरफ देखता है और कहता है लेकिन शादी तो टेम्पल में होती है ना, कागज़ों में साइन करने से क्या शादी हो जाती है? लैंसिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, इस तरह से भी शादी होती है। हम तुम्हारी शादी रजिस्टर करवा रहे हैं, इससे तुम वांगजी के लीगल ओमेगा बन जाओगे। तभी ग्रैनी विंग के पास आती है और कहती है बेटा साइन कर दो, ये ज़रूरी है, नहीं तो तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लिए जाएंगे। विंग जब ये सुनता है तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं साइन कर देता हूँ। ऐसा कहकर विंग कागज़ को ले लेता है और उस पर सिग्नेचर कर देता है। लैंसिचन जब ये देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तुम आराम करो, मैं इन कागज़ों को कोर्ट में सबमिट करके आता हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद लैंसिचन वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैनी कुछ देर के लिए विंग के पास बैठी रहती है और विंग से बातें करने लगती है। तभी एक नर्स अचानक वहाँ आ जाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है बच्चों के फादर बच्चों को देखना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें ले जाऊँ? विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है और ग्रैनी की तरफ देखने लगता है। ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है विंग बेटा, बच्चे दे दो, वो उनका पिता है, उनको देखने का हक उसका भी है। विंग जब ये सुनता है तो धीरे से बच्चों को नर्स की तरफ बढ़ा देता है। नर्स दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। वांगजी रूम से बाहर ही खड़ा था। जैसे ही नर्स बच्चों को लेकर आती है, वांगजी जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। नर्स एक एक करके दोनों बच्चों को वांगजी की बाहों में दे देते हैं। वांगजी जल्दी से बच्चों को सीने से लगा लेता है और उनके फोरहेड पर किस करता है। कहता है आई एम सॉरी माई लिटिल एंजल्स, आज तुम्हारे डैडा तुमसे मिलने नहीं आ पाए, आज एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम था। ऐसा कहकर वांगजी वहीं पर एक बेंच पर बैठ जाता है और दोनों बच्चों के साथ खेलने लगता है। नर्स वांगजी की तरफ देखती है और कहती है सर, मुझे इन दोनों को रूम के अंदर ले जाना होगा, ज़्यादा देर तक बाहर कॉरिडोर में रखना बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है। वांगजी कहता है थोड़ी देर और खेलने दो, उसके बाद लेके जाना। नर्स फिर मुंह में सर हिलाती है। उसके बाद वांगजी बच्चों के साथ थोड़ी देर और खेलता है, फिर बच्चे नर्स को दे देता है। लेकिन तभी अचानक बच्चे रोने लगते हैं। वांगजी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है बच्चे अचानक से क्यों रो रहे हैं? नर्स कहती है आई डोंट नो सर, शायद इनको भूख लगी होगी। वांगजी कहता है तो जल्दी से इन्हें इनकी माँ के पास ले जाओ। नर्स जल्दी से बच्चों को रूम के अंदर ले जाते हैं। विंग जब दोनों बच्चों को रोता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है और कहता है दोनों क्यों रो रहे हैं? नर्स कहती है कि इन्हें शायद भूख लगी है, तुम इन्हें दूध पिला दो। विंग ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है दूध पिला दो ग्रैनी, लेकिन मुझे तो आता नहीं है। ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है मैं बताती हूँ ना कैसे दूध पिलाना है। उसके बाद ग्रैनी विंग को सब कुछ सिखाने लगती है। विंग भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा था। लगभग 2-3 दिन के बाद विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है। लैंसिचन और एना वांग विंग को सीधे जिंगसी लेकर आते हैं। जिंगसी में इस वक्त लैन कुरन और वांगजी थे। वांगजी जैसे ही कार के हॉर्न की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से जिंगसी से बाहर निकलता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। लैंसिचन और एना वांग कार से बाहर निकलते हैं। उसके बाद विंग को कार से बाहर निकलने में मदद करते हैं। एना वांग ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया था और लैंसिचन ने विंग को पकड़ रखा था। वांगजी विंग की तरफ एक नज़र देखता है लेकिन फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है और जल्दी से एना वांग के पास आता है और अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लेता है। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देख रहा था। जब से विंग की डिलीवरी हुई है वांगजी एक बार भी के लिए भी विंग से मिलने नहीं आया था। विंग हैरानी से अभी भी अपने अल्फा को देख रहा था लेकिन वांगजी की नज़रें तो सिर्फ अपने बच्चों पर थी। वांगजी अपने बच्चों को लेकर जिंगसी के अंदर चला जाता है। लैंसिचन ये देखकर अपना हेडसेट करते हैं और उसके बाद विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग चलो अंदर चलते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद एना वांग और लैंसिचन विंग की मदद करते हैं और उसे जिंगसी के अंदर लेकर आते हैं। वांगजी जैसे ही अंदर आता है लैन कुरन जल्दी से वांगजी के पास आते हैं और अपने दोनों ग्रैंडसन को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी लैन कुरन की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग को देखकर लैन कुरन एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और लैंसिचन और एना वांग की तरफ देखने लगते हैं। लैंसिचन और एना वांग लैन कुरन के पास आते हैं और कहते हैं ये विंग है अंकल, वांगजी का ओमेगा हस्बैंड और इन बच्चों की मदर। वांगजी जब यह सुनता है तो लैंसिचन की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। लैंसिचन वांगजी की तरफ एक बार देखते हैं लेकिन फिर वो अपना ध्यान लैंसिचन की तरफ कर देते हैं और कहता है अंकल बाकी बातें तो बाद में भी कर सकते हो, अभी विंग को रेस्ट की जरूरत है। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ सिचन तुम ठीक कह रहे हो। तभी लैन कुरन एना वांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं एना बेटा तुम विंग को वांगजी के रूम में ले जाओ। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है रुकिए, विंग मेरे रूम में नहीं जाएगा। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वांगजी ये तुम कैसी बात कर रहे हो, विंग तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड है तो तुम्हारे ही रूम में रहेगा ना। वांगजी कहता है नहीं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है,
मैंने बस उसे अपने बच्चों की मदर माना है। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मेरे रूम में नहीं जाएगा। मैंने पहले से ही उसके लिए रूम तैयार करवा रखा है। ऐसा कहकर वांग जी अपने सर्वेंट की तरफ देखता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम मारिया था। वांग जी इशारे से उनको अपने पास बुलाता है और कहता है, इन्हें और बच्चों को लेकर जो गेस्ट रूम मैंने तैयार करने को कहा था उस रूम में ले जाओ। मारिया हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद बींग के पास आती है और कहती है, यंग मास्टर। बींग सबकी तरफ देखता है, तभी एना वांग कहती है, मैं ले चलती हूँ। ऐसा कहकर एना वांग बींग को उसी गेस्ट रूम में ले जाती है। विहीन के वहाँ से जाने के बाद लैन कुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये सब क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी हुई है? वांग जी कहता है, हाँ मैंने शादी की है, लेकिन मैंने उसको अपना वाइफ नहीं माना है। मैं वी की जगह किसी को नहीं दे सकता। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं विभूषण से कितना प्यार करता था और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। भले ही उसकी शक्ल वी से मिलती है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे बच्चों की मदर होगा और कुछ नहीं। ऐसा कहकर वांग जी दोनों बच्चों को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही लैन कुरन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिचन ये सब क्या है? अगर वांग जी उस ओमेगा से दूर रहेगा तो उन दोनों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? नैन्सी चैन कहते हैं, अंकल कम से कम वांग जी ने उससे शादी तो की है। अब एक घर में रहेंगे तो धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो ही जाएगा। हमें सिर्फ उन दोनों को वक्त देना होगा। अगर आप इस वक्त वांग जी से ज़बरदस्ती करेंगे तो वांग जी कहीं उस ओमेगा को घर से ना निकाल दें। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैंने वांग जी को इस शादी के लिए राज़ी किया है। आप भी लो अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा कहीं भी लो नहीं है। विंग का कोई भी हक नहीं है उन दोनों बच्चों पर। वो सिर्फ एक सैरोगेट मदर था। लैन कुरन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शायद सिचन तुम सही कह रहे हो, उन दोनों को वक्त देना होगा। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वांग जी की लाइफ में किसी ओमेगा को लेकर आए। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वांग जी की लाइफ में कोई ओमेगा आएगा। और देखो ना, इसकी शक्ल तो हूबहू विभूषण से मिलती है। शायद वांग जी की डेस्टिनी में यही ओमेगा लिखा था। लैन सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ अंकल आपने ठीक कहा, शायद डेस्टिनी में लिखा था। तभी तो देखो ना, कहाँ एना सरोगेट मदर बनने वाली थी, लेकिन विंग वहाँ अचानक से पहुँच गया और ट्रीटमेंट विंग का हो गया, जिस वजह से विंग को वांग जी के बेबी को बर्थ देना पड़ा। वांग जी अपने रूम में अपने दोनों बच्चों को लेकर आता है और सीधे विभूषण की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो भी हमारे 2 बेबी बॉय हुए हैं, तुम आज बहुत खुश हो ना? ऐसा कहकर वांग जी अपने दोनों बेबी को विभूषण को दिखाने लगता है। लैन कुरैन, एना वांग और लैन सिचन लगभग एक हफ्ता जिंगसी में रुकते हैं। एना वांग विंग की मदद करती है, बेबी को कैसे संभालना है विंग को बताती है। विंग भी अच्छे से सब कुछ सीखने लगता है। सब लोगों के चले जाने के बाद वांग जी लिविंग रूम में बैठता है और मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट विंग को बुलाकर लेकर आओ। मारिया जब यह सुनती है तो वह विंग के रूम में जाती है और कहते हैं, मास्टर तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। विंग इस वक्त बच्चों के साथ था। विंग दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाहर आ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड आपने बुलाया? वांग जी जैसे ही ये हस्बैंड सब सुनता है, विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इस घर में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेबी को बर्थ दिया है। दुनिया की नज़रों में भले ही तुम मेरी ओमेगा हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हारे इस घर में सिर्फ एक बेबी सिटर का काम है। बेबी सिटर पता है किसे कहते हैं? जो बच्चों को संभालते हैं, बच्चों की आया। उसके अलावा मेरी नज़र में तुम और कुछ भी नहीं हो। विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी फिर से एक बार विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इस घर में तब तक हो जब तक तुम मेरे बच्चों को संभाल रहे हो। जिस दिन मैंने ये देखा कि तुमने मेरे बच्चों को संभालने में कोई लापरवाही दिखाई, उसी दिन मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है कि, और एक और बात, कभी भी अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना और जितना हो सके तुम अपने रूम में ही रहना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मारिया आंटी को बता देना, मारिया आंट सब ला देगी। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से उठकर चला जाता है। मारिया जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, बेटा चलो रूम में चलते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग अपने रूम में आ जाता है और अपने ही बेड पर दोनों बच्चों को लेटा देता है और प्यार से उन दोनों के गाल को सहलाने लगता है, लेकिन विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। मारिया दरवाजे पर खड़े होकर विंग को रोता हुआ देख रही थी। विंग रोते हुए अपने बच्चों की तरफ देखता है और कहता है, पता है बेबी, जब मैं मेंशन में रहता था, जियांग मेंशन में, तब मुझे मेंशन में कैद करके रखा, लेकिन तुम्हारे डैडा के साथ शादी होने के बाद तो तुम्हारे डैडा ने मुझे ये रूम में ही कैद कर लिया। मुझे इस रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है? ऐसा कहकर विंग फिर से बच्चों के फोरहेड पर किस कर देता है। मारिया दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। उसे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो विंग के लिए कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमने लगा। विंग अपने रूम में ही ज़्यादातर रहा करता था। जब वांग जी ऑफिस के लिए चला जाया करता था, तभी विंग बच्चों को लेकर रूम से बाहर आया करता था। कभी मारिया उसे गार्डन में ले जाती थी। विंग बच्चों के साथ वहाँ बैठता था। विंग बच्चों के नाम को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा था। एक दिन मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट। मारिया कहती है, हूँ मैं बच्चों का नाम रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने बच्चों का नाम रखा और अल्फ़ा को पसंद नहीं आया तो? मारिया मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम अपने बच्चों को जिन नाम से बुलाना चाहो तुम बुला लेना, और अगर ये मास्टर ने कुछ और नाम रखा तो हम उस नाम से भी बुला लेंगे। कहता, नहीं, वो जो नाम रखेंगे मैं उसी नाम से बच्चों को बुलाऊंगा। आप एक बार अल्फ़ा से पूछकर बताएंगे बच्चों का नाम क्या रखा उन्होंने? मारिया कहती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं ज़रूर पूछूंगी। कहने के लिए वांग जी ने विहिंग को बोला था कि वांग जी के सामने विहिंग बिल्कुल ना आए, इसलिए विहिंग वांग जी के सामने नहीं आता था।
लेकिन वांग जी ने पूरे मेंशन में ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और उसकी नज़र हमेशा विंग पर रहती थी। यहाँ तक कि वांग जी ने विहिंग के रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था ताकि विहिंग से कोई भी गलती हो और वांग जी विहिंग इस मेंशन से बाहर निकाल दे और अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास रख ले। एक दिन विहिंग बच्चों को बात दिलाने के बाद उन्हें सुला देता है और उसके बाद वो बात लेने जाता है। तभी मारिया विंग के रूम में आती है और कहती है, यंग मास्टर। विंग मारिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। मारिया विंग की तरफ देखती है और कहती है, यंग मास्टर आपका खाना। विंग टेबल की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ रख दीजिए आंट। मारिया विंग का खाना टेबल पर रख देती है और मारिया विंग की तरफ देखती है और कहती है, यंग मास्टर मुझे कुछ ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो अभी बता दो, मैं ला कर दे देती हूँ। विंग कहता है, नहीं मारिया तुम जाओ, मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद जाकर ले आऊँगा। मारिया मुँह में सर हिलाती है, उसके बाद रूम से बाहर चली जाती है। विंग दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था जो इस वक्त बिल्कुल पीसफुली सोए हुए थे। विंग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और दोनों को ही पालने में रख देता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि पहले मैं बाथ ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाऊंगा। ऐसा कहकर विंग अपना टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। वांग जी सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ देख रहा था। विंग बच्चों को ऐसा अकेला छोड़कर बाथरूम में गया है, जिस वजह से वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और अपने मन में सोचता है, बच्चे अगर उठ गए और रोने लगे तो अगर इस बार इसने ऐसा कोई गलती की और मेरे बच्चे रोए तो मैं इसको ज़रूर निकाल दूंगा। ऐसा सोचकर वांग जी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा था। तभी बच्चे अचानक से रोने लगते हैं। वांग जी की फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और कहता है, विंग की गलती मिल गई। लेकिन तभी अचानक वॉशरूम का डोर खुलता है और विंग टॉवल में ही बाहर आ जाता है। विंग अभी सही से नहाया भी नहीं था। वो जल्दी से आकर एक बच्चे को उठा लेता है जो रो रहा था। विंग जल्दी से उसे सीने से लगा लेता है और उसको थपथपाने लगता है और कहता है, नहीं बेबी, नहीं बेबी, रोते नहीं है, रोते नहीं है, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। ऐसा कहकर वो अपना टॉवल थोड़ा सा खोल देता है और अपना ब्रेस्ट बाहर निकालकर बच्चे को मिल्क फीड कराने लगता है, जिसे देखकर तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वांग जी फिर से अपनी आंखें खोल लेता है और विहिंग को देखने लगता है। वांग जी कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। इसलिए वांग जी अपनी जगह से उठकर बालकनी में चला जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहता है। लेकिन वांग जी का मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। वांग जी फिर से वापस अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। विंग अभी एक बच्चे को दूध पिला चुका था और वो फिर से सो गया था। विंग बच्चे को पालने में रखता है और अपने वार्डरोब की तरफ जाने लगता है। वांग जी अभी भी विहिंग को देख रहा था। विंग एक झटके में ही अपना टॉवल खोल देता है, जिससे विंग बिल्कुल नेकेड हो जाता है। वांग जी जब विहिंग को इस तरह से देखता है तो वांग जी के दोनों कान लाल हो जाते हैं। वांग जी अपनी आंखें बंद तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। वो घबराने लगता है और कहता है, ये सब मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन लेकिन ऐसा कहकर वांग जी घबरा रहा था। तभी अचानक वांग जी की नज़र अपने लोअर पार्ट पर जाती है। उसका लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका था। वांग जी हैरानी से अपने लिटिल लॉयन की तरफ देख रहा था और कहता है, तुम्हें जागना जरूरी था। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। कुछ बाद जी अपने चेयर पर आ बैठता है, गहरी गहरी सांसें लगता है और अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखता है। अब तक विंग ने कपड़े पहन चुका था, लेकिन विंग जैसे ही खाना खाने के लिए जाता है तभी अचानक दूसरा बेबी रोने लगता है। विंग एक बार खाने की तरफ और एक बार दूसरे बेबी की तरफ देखता है। विंग अपना खाना वहीं रख देता है और सीधे दूसरे बेबी को अपनी बाहों में ले लेता है और उसको शांत करने लगता है। विंग जब भी बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाता था अपने ऊपर अक्सर कपड़े ले लिया करता था, इसलिए दूसरे बच्चे को जैसे ही वह ब्रेस्ट फीड कराता है एक कपड़े से ढक लेता है। इस बार वांग जी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लगता है और कहता है, इसे कमरे के अंदर कपड़ा डालने की क्या जरूरत थी, यहाँ कौन आ रहा है देखने वाला। कुछ ही देर में दूसरा वाला बेबी भी सो जाता है। विंग उसे भी पालने में ले जाकर रख देता है और फिर से खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पहले वाला बेबी जाग जाता है और वो रोने लगता है। विंग एक बार खाने की तरफ और उस बेबी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग को ध्यान देख रहा था और अपने मन में ये क्या करने वाला है, इसे सारी चीज भूख लगी है लेकिन ये अपना खाना क्यों नहीं खा रहा है। विंग बेबी के पास जाता है और बेबी को अपनी बाहों में उठा लेता है। बेबी की नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए बेबी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ पैर चला रहा था। विंग कहता है, बेबी तुम्हें अभी मेरे साथ खेलना है। बेबी अपना हाथ पैर अभी भी हिला रहा था। विंग उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। अब विंग को भी बहुत तेज भूख लग चुकी थी। विंग के पेट से आवाज़ें भी आ रही थी। विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और खाने की तरफ देखता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग को बहुत तेज वाली भूख लगी है, लेकिन विंग बच्चों को छोड़कर नहीं जा रहा है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है। मारिया विंग की तरफ देखती है और कहती है, यंग मास्टर कोई चीज़ चाहिए या किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, मैं ला कर दूँ। तभी मारिया की नज़र टेबल पर जाती है जहाँ खाना वहीं रखा था। मारिया हैरान से विंग की तरफ देखती है और कहती है, मास्टर मैं अभी तक खाना नहीं खाया। विंग मारिया की तरफ देखता है और कहता है, कैसे खाऊं, नहाने गया तो एक बेबी उठ गया, उसे सुलाया तो दूसरा बेबी उठ गया, तब से मैं इन दोनों को ही संभाल रहा हूँ। मुझे खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला और मैं उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर खाना खाने बैठूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मारिया जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है यंग मास्टर, अब मैं दोनों बेबी को संभालती हूँ, तब तक आप खाना खा लीजिए। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मारिया बच्चों के पास आ जाती है और बच्चों को संभालने लगती है। विंग वहीं काउच पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। मारिया विंग की तरफ देखती है और कहती है, बच्चे तो सो चुके थे ना, आप तब खा लेते। विंग कहता है, नहीं खा पा रहा था, एक सोता है
तो एक जागता है, एक रोता है तो एक खेलता है। इन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। कहकर विंग अपना खाना खाने लगता है। मारिया बच्चों को संभाल रही थी। थोड़ी देर में ही विंग का खाना खाना हो जाता है। विंग जल्दी से मारिया के पास आता है और कहता है, आंट बेबी मुझे दे दो, अब मैं इनको संभालता हूँ, आप जाकर रेस्ट करो। मारिया मुस्कुरा देती है और बेबी को विंग को दे देती है। मारिया विंग की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने इन दोनों बेबी का नाम डिसाइड किया? विंग कहता है, नहीं किया, लेकिन मुझे 2 नाम बहुत अच्छे लगे। मैं आपको बताऊं, वांगजी विंग की बातें सुन रहा था क्योंकि वांगजी ने उस रूम में माइक्रोफोन भी लगा रखा था, जिस वजह से उन दोनों की बात क्लियर वांगजी को सुनाई दे रही थी। विंग मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट मैंने एक बेबी का नाम वांगसन रखा है और दूसरे बेबी का नाम वीजान रखा है। मारिया जब ये नाम सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा नाम क्यों रखा? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, आपने ही तो बताया था कि मेरे अल्फा के पहले ओमेगा का नाम विभूषण था, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम उन दोनों के नाम से मिलाकर बनाया है। मारिया अभी भी हैरान होकर विंग की तरफ देख रही थी। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, वांगशन यानी वांगजी का वांग और श्यान यानी विभूषण का श्यान, ये है वांगशन। उसके बाद वीजान की तरफ जाता है और कहता है, विभूषण का वी और लैन जैन का जान, वीजान, इसका नाम वीजान है रखा है मैंने। मारिया जब विंग की ऐसी बातें सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, सच में बच्चा, तुमने ऐसा नाम सोचा? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये दोनों नाम बहुत प्यारे हैं, मैं मास्टर से बोलूँगा कि यही 2 नाम रखें। विंग जब ये सुनता है तो डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, आप उनको कुछ नहीं बताना, कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। मारिया कहती है, नहीं नहीं, वांगजी बहुत अच्छा लड़का है, वो गुस्सा नहीं करता है। विंग कहता है, लेकिन वो तो मुझे जब भी देखते हैं तभी गुस्से से देखने लगते हैं। विंग को अभी तक पता नहीं था कि विभूषण की शक्ल हूबहू उसकी तरह थी। यहाँ तक कि विंग को वांगजी के रूम में जाने की परमिशन नहीं थी और वांगजी के रूम में ही विभूषण की सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वांगजी को भी ये दोनों नाम बहुत प्यारे लगे। वांगजी अपने मन में सोचता है, मैं अपने बच्चों का नाम यही रखूँगा। इसने कितनी आसानी से मेरे बच्चों का नाम रख दिया, वो भी विभूषण के नाम से मेरा नाम मिलाकर। अब वांगजी हमेशा विंग पर सीसीटीवी कैमरा से नज़र रखा करता था और खासकर विभूषण के बात के समय तो अक्सर नज़र रखता था। अगर उस वक्त उसकी कोई मीटिंग भी होती थी ना, तो वांगजी उसको कैंसिल कर देता था और विंग को टावल में देखने की इच्छा हमेशा उसके मन में रहती थी। विंग जब भी टावल में अपने रूम में आता था तो वांगजी के दोनों कान लाल हो जाते थे और धीरे धीरे उसका लिटिल लॉन भी वेकअप होना स्टार्ट कर देता था। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। वांगजी को एक दिन अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना था। वांगजी मारिया के पास आता है और कहता है, आंट मैं 2 दिन के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ, तब तक आप घर को और बच्चों को संभाल लेना। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। मारिया कहती है, जी मास्टर, मैं संभाल लूँगी। वांगजी थोड़ी देर में ही वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके फिर से 2 दिन बाद का समय दिखाते हैं। विंग इस वक्त अपने रूम में था और अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। अब दोनों बच्चे 3 महीने के हो चुके थे तो धीरे धीरे बैठना सीख रहे थे। विंग उनके साथ मस्ती कर रहा था। बच्चे भी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक विंग को अपनी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगती है। विंग बच्चों की तरफ देखता है तो विंग फिर अपने मन में सोचता है कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं आ गया। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल आता है और दोनों बच्चों को लेकर मारिया के पास जाता है और कहता है, आंट मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे बुखार है। आंट जब ये सुनती है तो विंग को चेक करने लगती है। विंग का शरीर सच में बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन तभी अचानक मारिया को कुछ महसूस होता है। मारिया हैरानी से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, विंग बेटा, क्या बच्चों के बर्थ लिए 3 महीने पूरे हो चुके हैं? विंग हैरानी से आंट की तरफ देखता है और कहता है, हाँ आंट, हो चुके हैं, मगर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मारिया कहती है, विंग बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हारी हीट आ गई है। एक ओमेगा बर्थ देने के 3 महीने बाद हीट आ जाती है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हीट आ गई? मारिया विंग की बात सुन कहती है कि विंग, ये नेचुरल है, ये हर ओमेगा के साथ है। तुम दोनों बच्चों को मुझे दो और अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तेरे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। विंग में सर हिलाता है और जल्दी से दोनों बच्चों को मारिया को देकर अपने रूम में चला जाता है। विंग के वहाँ से जाते ही मारिया जल्दी से लैंस सिजन के पास कॉल करती है। लैंस सिजन फोन पिक करता है और कहता है, हेलो। मारिया कहती है, सर मास्टर को हीट आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए? लैंस सिजन जब ये सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और कहते हैं, वांगजी कहाँ है इस वक्त? मारिया जब ये सुनती है तो कहती है, सर मास्टर तो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, आज शाम को वापस आएंगे। क्या मैं मास्टर को कॉल करके बता दूं यंग मास्टर अपनी हीट में है? लैंस सिजन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और दोनों बच्चे कहाँ पर हैं? मारिया कहती है, दोनों बच्चों को तो मैंने अपने पास रखा है। लैंस सिजन कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों बच्चों को लेकर लैंड मेंशन में आ जाओ और जितने भी सर्वेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं सबको आज के लिए छुट्टी दे दो। मारिया जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन सर। लैंस सिजन कहते हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना काम करो ना आंट, आप दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से लैंड मेंशन में आ जाओ और वांगजी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि विंग को हीट आई है। मारिया जब ये सुनती है तो कहती है, ठीक है सर। उसके बाद लैंस सिजन अपना फ़ोन कट कर देते हैं। कुछ देर लैंस सिजन अपने ही ऑफिस के कैबिन में इधर से उधर टहल रहे थे। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद वो वांगजी को कॉल लगा देते हैं। वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो गगा। लैंस सिजन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ पर हो? वांगजी कहता है कि गगा, मैं अपने ऑफिस के वर्क की वजह से 2 दिन के लिए बाहर आया था, अभी कुछ घंटों में मेरी फ़्लाइट है, मैं शायद रात तक घर पहुँच जाऊँगा। लैंस सिजन कहते हैं, ओके ठीक है,
अच्छी तरह आना। वांग जी में आंसर देता है। उसके बाद लेन सीजन फ़ोन कट कर देते हैं और आगे कुछ भी नहीं कहते हैं। जिंगसी में मारिया सभी सर्वेंट को छुट्टी दे देती है क्योंकि लेन सीजन ने ऐसा करने को कहा था। उसके बाद मारिया विंग के रूम में जाती है तो विंग अभी दर्द से छटपटा रहा था। मारिया के पास हीट की मेडिसिन थी, लेकिन क्योंकि लेन सीजन ने मना किया था इसलिए मारिया विंग को कोई भी हीट की मेडिसिन नहीं देती। वो विंग के लिए कुछ खाने पीने का सामान उसी के रूम के अंदर रखकर दोनों बच्चों को लेकर फिर लेन मैंसन की तरफ निकल जाती है। इधर हम नाइट का सीन दिखाते हैं। वांग जी की गाड़ी जिंगसी में आती है। वांग जी मैंसन की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि मैंसन के अंदर पूरा अंधेरा था। वो हैरानी से गेटमैन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैंसन में कोई नहीं है क्या? गेटमैन कहता है नहीं सर, सभी लोग शायद लैंड मैंसन में गए हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सभी लैंड मैंसन में गए हैं, क्यों? फिर कुछ सोचने के बाद वो मैंसन के अंदर जाने लगता है। मैंसन के अंदर जाते ही अचानक से जी को कुछ अजीब से फेरोमोन्स महसूस होते हैं। वांग जी उस फेरोमोन्स का पीछा करने लगता है, लेकिन ये फेरोमोन्स विंग के रूम के बाहर से आ रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग का रूम दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि विंग पूरा नेकेड होकर बेड पर लेटा हुआ था और अपने आगे अपने बॉडी को रब कर रहा था और खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे। वांग जी एक पल के लिए विंग को इस तरह से देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी जब विंग को इस तरह से देखता है तो जल्दी से उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग उसके पास आ जाता है और विंग वांग जी को पीछे से हग कर लेता है। विंग के फेरोमोन्स वांग जी पर इफेक्ट कर रहे थे। बार बार वांग जी का अल्फा ट्रिगर हो रहा था। वांग जी विंग को अपने से दूर करता है और कहता है विंग मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं कुछ गलत कर दूंगा। प्लीज़ विंग मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन विंग जल्दी से वांग जी को अपनी तरफ मोड़ता है और वांग जी के हाथ को अपने बॉडी पर टच कराने लगता है और कहता है अल्फा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो। ऐसा कहकर विंग वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि विंग ने वांग जी को कस के पकड़ रखा था। कुछ देर बाद वांग जी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर बेड पर लेकर आता है। अब तक वांग जी का अल्फा वांग जी पर हावी हो चुका था। वांग जी अपना कंट्रोल खो चुका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी जल्दी से अपने पूरे क्लॉथ को उतार देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को डीपली और पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। लगभग 3 दिन वांग जी और विंग एक ही रूम में रहते हैं। मारिया समय समय पर आती थी और वांग जी और विंग के लिए खाने का कुछ सामान विंग के रूम के सामने रखकर चली जाया करती थी क्योंकि लैन सीचन ने ऐसा करने को कहा था। विंग के साथ अपनी रात गुजारने के बाद जब वांग जी की आंखें खुलती हैं, वांग जी अपने आसपास देखता है तो देखता है विंग उसके पास लेटा हुआ है। विंग को इस तरह से देखकर वांग जी हैरान हो जाता है और वो अपने आप को देखने लगता है तो वांग जी भी पूरी तरह से नेकड था। वांग जी जब यह देखता है तो उसकी गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। वांग जी गुस्से से विंग को देखता है और उठकर उस रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी नेकड ही उस रूम से बाहर निकल गया था क्योंकि इस वक्त मैंसन में कोई भी नहीं था। वांग जी अपने रूम में जाता है और चीज़ों को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। विंग को कुछ चीज़ें टूटने फूटने की आवाज़ आती है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इसलिए विंग लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आता है और देखता है कि वांग जी के रूम से आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वांग जी अपने रूम में कुछ तोड़ फोड़ रहा है। विंग घबरा जाता है। विंग जल्दी से रूम के अंदर जाता है और एक ब्लैंकेट लेता है और खुद के ऊपर देखकर फिर वांग जी की रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। विंग डर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वांग जी अंदर चीख भी रहा था और चीज़ें भी तोड़ फोड़ कर रहा था। विंग धीरे धीरे से वांग जी के रूम के अंदर जाता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में कभी मत आना। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है अल्फा क्या हुआ है आपको। विंग ऐसा बोलकर कमरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि पूरे कमरे में विंग की ही तस्वीरें थी। विंग हैरानी से देख रहा था। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये सब तो मेरी तस्वीरें हैं ना। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं, ये तुम नहीं हो, ये मेरा वी है जो मुझे छोड़कर जा चुका है। बस तुम्हारी शक्ल उसके साथ मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी में वी की जगह ले पाओगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहा करो और मेरे आसपास भटकने की कोशिश मत किया करो। विंग जब ये सुनता है तो कहता है मैं तो आपके पास नहीं आया था, आप ही मेरे रूम में आए थे हस्बैंड। वांग जी जब ये सुनता है तो गुस्से से उसकी आंखें और भी लाल हो जाती है और जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के गले को दबाते हुए कहता है मुझे आइंदा हस्बैंड मत कहना। ना तुम मुझे अल्फ़ा कह सकते हो ना ही हस्बैंड, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और ना तुम्हारा हस्बैंड। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से आए हो, वो भी गलती से। अगर तुमने उन्हें जन्म नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें इस घर में कभी भी नहीं लाता।
आइंदा मेरे सामने मत आना और अपना ये चेहरा तो मुझे बिल्कुल मत दिखाना। ऐसा कहकर वांग जी विंग को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से विंग जमीन पर गिर जाता है। विंग पहले से ही तकलीफ में था और विंग की तकलीफें और भी बढ़ जाती हैं। वांग जी गुस्से से उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग उसी रूम में रहता है और उन सारी तस्वीरों को देखने लगता है और बैठकर रोने लगता है। विंग काफ़ी देर उसी रूम में था। फिर विंग अपनी जगह से उठता है और एक टूटे हुए इंसान की तरह उस रूम से धीरे धीरे बाहर निकल आता है। तब तक मारिया भी वहाँ आ चुकी थी। मारिया जब विंग को ऐसे देखती है तो जल्दी से विंग के पास जाती है। विंग मारिया को देखकर हग कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी शादी पहले जिससे हुई थी उसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है, और आपने भी तो आंट मुझे नहीं बताया। मारिया भी रोते हुए विंग को हग कर लेती है और उसके पीठ को सहलाने लगती है और कहती है, बेटा मैंने सोचा था वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। मैंने सोचा था अगर तुम दोनों करीब आ जाओगे तो शायद मास्टर वी सर को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी तकलीफ बढ़ गई। विंग मारिया से अलग होता है और अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, आंट पता नहीं वो कहाँ गए, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, बहुत गुस्सा किया उन्होंने मुझ पर और घर से चले गए। मारिया कहती है, वो कहीं नहीं गया है, तुम्हें देखना है वो कहाँ गया है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मारिया विंग को बैकयार्ड के गार्डन में लेकर आती है और दूर से दिखाती है, वो देखो वो वहाँ पर बैठा है। वांग जी इस वक्त चेरी ब्लॉसम के पेड़ को हक करके रो रहा था। विंग दूर से देख रहा था कि वांग जी किस तरह से रो रहा है। मारिया एक बार वांग जी की तरफ देखती है और उसके बाद विंग की तरफ देखती है और विंग को बताना स्टार्ट करती है विभूषण और वांग जी के रिश्ते के बारे में, कि उन दोनों में कितना प्यार था और वांग जी विभूषण से कितना प्यार करता है। विंग जब उन दोनों के बारे में सुनता है तो अपने आंसुओं को पोंछते हुए मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट अगर मेरे उनके करीब आने से उन्हें तकलीफ़ होती है तो मैं कोशिश करूँगा उनसे दूर रहने की। मैं अब उनके करीब कभी नहीं जाने की कोशिश करूँगा। अगर वो मेरे करीब आने की भी कोशिश करेंगे ना तो मैं खुद उनसे दूर चला जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट बच्चे कहाँ हैं। मारिया कहती है, बच्चे इस वक्त लेन सिचन के घर पर हैं, लेन मेंशन में। तुम कहो तो उन्हें वापस बुला लो। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। मारिया विंग को जाता हुआ देख रही थी और अपना हेड चेक करती है। उसके बाद लेन सिचन को फ़ोन करके सब कुछ बताती है और बच्चों को भी वापस बुला लेती है। उस दिन के बाद से विंग ने वांग जी से बिल्कुल दूरियां बना ली थी। विंग वांग जी के बिल्कुल करीब भी नहीं जाता था। वांग जी जब भी बाहर आता था तो विंग अपने रूम में ही रहता था। ज़्यादातर वक्त वो अपने रूम में ही बिताना पसंद करता था, बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कभी कभी मारिया उसे गार्डन में ले जाने की कोशिश करती, लेकिन विंग मना कर देता और कहता उसे अपने रूम में ही रहना है, वो बाहर नहीं जाना चाहता। उधर वांग जी भी अपना ज़्यादातर वक्त अपने ऑफिस में ही बिताया करता था और वो विंग पर सीसीटीवी कैमरा से नज़र भी नहीं रखता था। वो जितना हो सके विंग से दूर ही रहना पसंद करता था। यहाँ तक कि वो वांग जी अपने बच्चों से भी नहीं मिलता था। वो सुबह होते ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था और लेट नाइट घर वापस आता था। वांग जी जब अपने ऑफिस में अकेले बैठा होता था तो उसे दिल करता था एक बार अपने बच्चों को देख लूँ या एक बार विंग को देख लूँ, लेकिन जब ही वो लैपटॉप का हाथ लगाने जाता तो गुस्से से अपना लैपटॉप खुद ही बंद कर देता और कहता, नहीं मैं उसको वी की जगह नहीं दे सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरी फीलिंग को क्या हो गया, मैं तो वी से प्यार करता हूँ ना, विंग से नहीं। लेकिन बार बार विंग का चेहरा मेरे सामने क्यों आता है। ऐसा कहकर वांग जी अपने बालों को खींचने लगता है और सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वी की जगह किसी को नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी अपनी ही फीलिंग से लड़ने की कोशिश किया करता था, लेकिन किसी को कुछ पता होने नहीं देता था। लेन सिचन वांग जी की हालत देख पा रहे थे। लेन सिचन जानते हैं कि वांग जी के मन में धीरे धीरे विंग के लिए फीलिंग्स जाग गई है, लेकिन वांग जी विभूषण से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए विभूषण की जगह वो किसी को नहीं देना चाहता। यहाँ से सीन शिफ्ट करके लगभग 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। विंग अपने रूम में ही था और बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी मारिया विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा कब तक इसी रूम में कैद रहोगे, तुम्हें पता है ना मास्टर तो सुबह होते ही जाते हैं और लेट नाइट घर आते हैं, तो तुम थोड़ा रूम से बाहर निकलो। विंग कहता है, नहीं आंटी एक रूम में ही रहना पसंद है। मारिया गुस्सा करते हुए कहती है, इस तरह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और बच्चों की भी, तुम्हें पता है ना बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाना चाहिए, चलो हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। तुम क्या पार्क जाना पसंद करोगे। विंग मैं आंट की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, नहीं आंट मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। अब मारिया को गुस्सा आ जाता है और मारिया गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, मैं कह रही हूँ ना उठो अपनी जगह से, चलो बाहर घूम कर आते हैं, तुम्हें अपनी नहीं बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, और नहीं ऐसा नहीं किया तो मैं लेन सिचन सर को बता दूंगी कि तुम अपने ही रूम में कैद रहते हो। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मारिया जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को लेकर बाहर जाती हूँ। ऐसा कहकर मारिया दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। विंग अभी भी अपने रूम में था
वो अपना हेड चेक करता है और कहता है अगर मैं रूम से बाहर गया और अगर उन्होंने मुझे देख लिया और फिर से गुस्सा किया तो। ऐसा कहकर विंग अपने मन में सोचा जा रहा था और परेशान हो रहा था। फिर विंग अपना हेड चेक करता है और कहता नहीं, मुझे बच्चों के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं रूम में रहता हूँ तो बच्चों को भी मेरे साथ रूम में ही रहना पड़ता है। ये सोचकर विंग फिर से अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए जैसे ही वॉशरूम में जाता है, अचानक उसका सर घूम जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। मारिया काफ़ी देर तक दोनों बच्चों को लेकर बाहर विंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन विंग जब नहीं आता है तो मारिया को गुस्सा आ जाता है और मारिया जल्दी से विंग के रूम में जाती है और विंग पर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मारिया की नज़र विंग पर पड़ती है जो ज़मीन पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। मारिया जल्दी से विंग के पास जाती है और विंग को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन विंग जाग नहीं रहा था। मारिया परेशान हो जाती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। मारिया ने लेंस सिचन को भी कॉल किया था, लेकिन लेंस सिचन उस वक्त अपने किसी काम में व्यस्त थे, जिस वजह से उन्होंने मारिया का कॉल नहीं उठाया था। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और विंग को चेक करने लगते हैं। तब तक विंग को होश भी आ चुका था। विंग डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखने लगता है और फिर उसके बाद मारिया की तरफ देखता है। मारिया विंग के पास आती है और कहती है बेटा एक्चुअली में तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। विंग कुछ नहीं कहता। डॉक्टर विंग को पूरी तरह से चेक करने लगता है। चेक करने के बाद डॉक्टर के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और विंग की तरफ देखता है और कहता है कांग्रेचुलेसन, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। मारिया जब ये सुनती है, मारिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन विंग के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। विंग बस मारिया के बाहों में अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। डॉक्टर विंग से कहते हैं कि तुम पहले से थोड़ा कमज़ोर हो, तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुमने कुछ ही महीने पहले बर्थ दिया है, इसलिए तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना होगा, नहीं तो तुम्हारी डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। विंग अभी भी दोनों बच्चों की तरफ देखता है। उसके बाद डॉक्टर विंग को कुछ दवाइयाँ लिखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी विंग डॉक्टर को रोक देता है और कहता है एक्चुअली मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता, क्या मैं इसे अबॉर्ट करवा सकता हूँ। डॉक्टर हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। विंग अपने दोनों बच्चों की तरफ देखता है और कहता है अभी भी ये दोनों बहुत छोटे हैं, मुझे अपना सारा ध्यान इनकी परवरिश पे लगाना है, मैं इस बच्चे को नहीं चाहता, क्या मैं अबॉर्शन करवा सकता हूँ। मारिया जब ये सुनती है तो हैरानी से विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग बेटा ये तुम क्या कह रहे हो। विंग मारिया की तरफ देखता है और कहता है आंट मैं ठीक कह रहा हूँ, अभी ये दोनों बहुत छोटे हैं, तीसरा बच्चा आ जाएगा तो मैं संभाल नहीं पाऊँगा, मुझे पहले इन दोनों को अच्छे से संभालना है, फिलहाल मैं ये बच्चा नहीं चाहता। डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, अगर आप ये बच्चा नहीं चाहते, इसे अबॉर्ट कराना चाहते हैं तो कल सुबह मेरे हॉस्पिटल आ जाइएगा, मैं सारी तैयारी करके रखूँगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है ठीक है डॉक्टर, मैं कल आ जाऊँगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मारिया जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है विंग बेटा ये क्या पागलपंती है, तुम अपने बच्चे को मारना चाहते हो, ये तुम्हारा खुद का बच्चा है। विंग कहता है हाँ जानता हूँ आंट, ये मेरा खुद का बच्चा है, इसलिए नहीं चाहता, मैंने सारी ज़िंदगी एक अनवांटेड पर्सन की तरह बिताया है। मैं जब जियांग मेंशन में था तब मैं वहाँ पर भी इसी तरह ज़िंदगी बिताई है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भी वही ज़िंदगी जिए जो ज़िंदगी मैंने जी है, उसे भी कोई पसंद ना करे। मुझे पता है इन दोनों को भरपूर प्यार मिलेगा, लेकिन जो आएगा उसे नहीं मिलेगा, तो उसके पिता का प्यार नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो वो इस दुनिया में ना आए। और मैं भी नहीं चाहता कहीं मैं इन दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना कर दूँ और अपने बच्चे से प्यार करूँ और इन दोनों से नहीं। उसके बाद मारिया कुछ नहीं कहती, बस दोनों बच्चों को विंग के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। विंग दोनों बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, तब अचानक से विंग का हाथ अपने स्टमक पर चला जाता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग अपने बच्चे को सहलाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। यहाँ से अगले दिन का सीन देखते हैं। विंग ने मारिया को अपने साथ चलने को कहा था, इसलिए मारिया दोनों बच्चों को लेकर विंग के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। उधर हम वांगजी का देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस में बैठ काम कर रहा था, तभी लेंस सिचन वांगजी के केबिन में आते हैं और कहते हैं वांगजी कुछ कर रहे हो क्या। वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है नहीं भाई, कुछ फाइलें चेक कर रहा हूँ। लेंस सिचन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी आजकल तुम ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, मुझे पता चला है कि तुम मेंशन में भी ज़्यादा नहीं जाते, यहाँ तक तुम लेट नाइट अपने घर जाते हो और सुबह सुबह निकल आते हो, बच्चों तक से नहीं मिलते, कुछ हुआ है क्या। वांगजी कहता है नहीं गगा, मैं आजकल अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, पिछले 1-2 सालों से मैंने बिजनेस पे अच्छे से फोकस नहीं किया है, लेकिन अब करना चाहता हूँ। लेंस सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अच्छा, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना चाहते हो या विहिंग से दूर भाग रहे हो। वांगजी जब ये सुनता है तो अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है गगा ये आप कैसी बातें कर रहे हो। लेंस सिचन कहते हैं मुझे पता है क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, तुम विहिंग को अपने से इतना दूर क्यों रख रहे हो, वो तुम्हारा ओमेगा है। वांगजी गुस्से से लेंस सिचन की तरफ देखता है और कहता है वो मेरा ओमेगा नहीं है, ये बात भी आपको अच्छी तरह पता है, मेरा ओमेगा विभूषण है और मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ, ना कि विहिंग से। लेंस सिचन फिर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अच्छा,
तुम अगर वी से प्यार करते हो तो तुमने अपने कदम विंग की तरफ क्यों बढ़ाए, क्यों उसके साथ तुमने? ऐसा कहकर लैंसजन रुक जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। लैंसजन इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। वांग जी अपनी गगा की तरफ देखता है और कहता है वो सिर्फ एक गलती थी। विंग के फेरोमोन्स मुझ पर हावी हो गए थे जिस वजह से मैंने वो सब किया, लेकिन मैं दिल से ये सब चीज़ नहीं चाहता था। लैंसजन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं क्या वो एक गलती थी? ठीक है, आज वो गलती खत्म हो जाएगी। विंग उस गलती को खत्म करने जा रहा है। वांग जी हैरानी से लैंसजन की तरफ देखता है और कहता है आप कहना क्या चाहते हो? लैंसजन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तुम्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ वांग जी, तुम फिर से फादर बनने वाले हो, लेकिन कुछ पल के लिए, क्योंकि विंग अपना अबॉर्शन कराने के लिए गया हुआ है। वो इस बच्चे को नहीं चाहता है, इसलिए वो हॉस्पिटल गया है अबॉर्शन कराने के लिए। वांग जी हैरानी से लैंसजन की तरफ देखता है और कहता है गगा ये आप क्या कह रहे हो? लैंसजन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ सच कह रहा हूँ। मुझे अभी मारिया ने कॉल करके बताया है कि वो विंग के साथ जा रही है विंग का अबॉर्शन कराने के लिए। वांग जी हैरानी से लैंसजन की तरफ देखता है और लैंसजन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है वांग जी विंग ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सारी ज़िंदगी वो एक अनवांटेड पर्सन की तरह रहा है। यहाँ पर भी आकर तुमने उसे एक अनवांटेड पर्सन बना दिया है। जहाँ वो पहले रहता था वहाँ उसे टॉर्चर किया जाता था, नौकर बनाकर रखा गया था, और यहाँ पर तुम्हारे बच्चे की आया, तुमने उसे सिर्फ अपने बच्चों की आया समझा है और कुछ भी नहीं। इसलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता जो उसके साथ हुआ है उसके बच्चे के साथ भी वही हो। वांग जी लैंसजन की बात सुनकर कुछ देर के लिए शांत रहता है। लैंसजन वांग जी की तरफ देखते हैं और अपना हेड सेट करते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है किस हॉस्पिटल में गया है? लैंसजन एक बार पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिटी हॉस्पिटल में। ऐसा कहकर लैंसजन वांग जी के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही लैंसजन केबिन से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पास से हवा की तरह चला गया है। लैंसजन जब ये देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। उधर विंग के अबॉर्शन की तैयारी हो रही थी। विंग को ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया जाता है। मारिया दोनों बच्चों को लेकर बाहर ही वेट करने लगती है। तभी वांग जी वहाँ पहुँच जाता है और मारिया की तरफ देखता है और कहता है विंग कहाँ पर है? मारिया वांग जी को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मास्टर आप यहाँ। वांग जी मारिया की तरफ देखता है और कहता है मैंने पूछा विंग कहाँ पर है? मारिया कहती है ऑपरेशन रूम के अंदर। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है कितनी देर पहले गया है? मारिया कहती है 10 से 15 मिनट पहले। अब तक तो अबॉर्शन की तैयारी स्टार्ट भी हो चुकी होगी। वांग जी गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और जल्दी से ऑपरेशन रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है। डॉक्टर अबॉर्शन करने जा ही रहे थे, लेकिन इस तरह से ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा नॉक किया जाता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से आकर ऑपरेशन थिएटर रूम का दरवाज़ा को ओपन करते हैं तो वांग जी गुस्से में उन लोगों की तरफ देख रहा था और कहता है विंग कहाँ पर है? डॉक्टर हैरानी से कहता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अबॉर्शन की तैयारी चल रही है यहाँ, हम अबॉर्शन करने ही जा रहे थे। वांग जी गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कुछ भी नहीं होगा, वो इस वक्त कहाँ पर है? डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर वो इस वक्त अंदर है। वांग जी डॉक्टर को एक साइड धक्का दे देता है और ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी जब ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर आता है तो देखता है विंग अभी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका एक हाथ उसके स्टमक पर था जिसे वो सहला रहा था। वांग जी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है और विंग के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जब वांग जी को वहाँ देखता है तो कहता है अल्फा। ऐसा कहकर विंग रुक जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी फिर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कुछ भी नहीं कहता, बस चुप रहता है। वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की? हाँ, ये सिर्फ तुम्हारा अकेला का नहीं, मेरा भी है, ये मेरा बच्चा भी है। ये इस दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा ये फैसला मेरा होगा, ना कि तुम्हारा। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और कहता है सर मैं। विंग हंकलाते हुए कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी जबान लड़खड़ा जा रही थी, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अब इसी वक्त उठो, तुम कुछ भी नहीं करवाने वाले हो, और मेरे बच्चे को कुछ करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है लेकिन मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ सर, मैं ये बच्चा सच में नहीं चाहता, ये एक गलती है और गलती को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इससे पहले विंग और कोई कुछ कह पाता, वांग जी सीधे उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है ये कोई गलती नहीं है, हम दोनों शादीशुदा हैं और हम दोनों ने कोई भी गलती नहीं की है, तुम इसे गलती कहना बंद करो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को ब्रेसलेट ताल में कैरी कर लेता है और कहता है अभी इसी वक्त यहाँ से चलो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को लेकर ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद मारिया की तरफ देखता है और कहता है मेरे पीछे आओ। मारिया हूँ में सर हिलाती है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अभी भी विंग को ब्रेसलेट ताल में कैरी करके रखा हुआ था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर मैं चल सकता हूँ सर, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है सर नहीं, हस्बैंड, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओगे।
विंग अब हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन आपने ही तो कहा था मैं आपको हस्बैंड या अल्फा कुछ भी ना कहूँ। वांग जी कहता है, हाँ तब कहा था क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में था, लेकिन अब से तुम मुझे हस्बैंड या अल्फा कहकर ही बुलाओगे। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अपनी कार में लेकर आ जाता है और मारिया भी पीछे पीछे वांग जी की कार में आकर बैठ जाती है। मारिया के पास अभी भी दोनों बच्चे थे। मारिया दोनों बच्चों की तरफ दिखती है और मुस्कुरा देती है। वांग जी कार स्टार्ट कर देता है और कार को सीधे जिंक्सी में लेकर आता है। विंग कार से नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद कार से पहले बाहर निकलता है और विंग के साथ आकर विंग के साइड का डोर ओपन करता है और विंग को फिर से विरांडा स्टाइल में कैरी कर लेता है। उसके बाद मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट आप दोनों बच्चों को लेकर मेरे रूम में आओ। ऐसा कहकर वांग जी आगे आगे चलने लगता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है, सर आप अब मुझे नीचे उतार दे दिए। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे सर कहना बंद करो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अपने रूम में ले जाता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, सर ये तो आपका रूम है ना, आपने तो मना किया था ना। वांग जी फिर से गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कान क्या बंद है? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने मना किया है ना, मुझे सर कहना बंद करो, अल्फा या हस्बैंड कहो। विंग वांग जी को इतना गुस्से में देख के घबरा जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी विंग को बेड पर लाकर लेटा देता है और कहता है, यहाँ रेस्ट करो। तब तक मारिया भी वांग जी के रूम में आ जाती है। वांग जी मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट बच्चों को बेड पर रख दो और विंग और बच्चों के सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। मारिया जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती, मास्टर क्या कहा आपने? वांग जी कहता है, आपको भी कम सुनाई देने लगा है आंट, मैंने कहा विंग और बच्चों का सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट करो। मारिया जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ मास्टर, मैं अभी सारा सामान शिफ्ट कर देती हूँ। ऐसा कहकर मारिया जल्दी से बच्चों को लाकर बेड पर बैठा देती है और रूम से जल्दी जल्दी निकल जाती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर कहता है, हस्बैंड। ऐसा कहकर विंग की आवाज़ फिर से लड़खड़ा रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कुछ कहना है? विंग नाम में सर हिलाता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है और चुप हो जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आकर बैठता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अब तक जो भी मैंने किया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है विंग, लेकिन क्या करूँ, मैं इसे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी जगह मैं किसी को दे ही नहीं सकता। जिस दिन से मैंने देखा है तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान का चेहरा दो इंसानों से मिलता हो? तुम और विंग बिल्कुल एक जैसे हो, तुम भी जैसे ही हो, लेकिन तुम दोनों की एज में फ़र्क है। ये कहा जाए कि तुम दोनों डुप्लीकेट हो। जैसे तुम इस घर में आए हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी। मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाता था। एक बात तुम्हें मैं सच सच बताऊं, मैं हमेशा से तुम पर नज़र रखता था। तुम्हारे रूम में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था जहां मैं हर पल तुम्हें देखा करता था, लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ तुम पर नज़र रखना था ताकि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे हो कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे तुमसे मुझे प्यार होने लगा। तुम्हें नहीं पता विंग, मैं अपने ही अंदर के जज्बातों से लड़ रहा था। मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही इसे। ऐसा कहकर वांग भींग के स्टमक पर हाथ रखता है और उसे सहलाता है। भींग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भींग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी भींग की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वांगजी अपने हाथों से भींग के आंसुओं को पोंछता है और कहता, नहीं तुम मेरे सामने कभी मत रोना, मैं वादा करता हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं बहाओगे। जो खुशियाँ मैं वी को नहीं दे पाया, मैं चाहता हूँ कि वो खुशियाँ मैं तुम्हें दूँ ताकि वी की आत्मा को शांति मिले। वी तड़प रहा है, मुझे पता है मैं जो कर रहा था गलत था, इसलिए वी मुझसे बात नहीं करता था। तुम्हें पता है वी मुझसे बात करता है आज भी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ किया है तब से वी ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। मुझे पहले ये लगा था क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आया हूँ इस वजह से वी मुझसे बात नहीं करा, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वी मुझसे क्या कहना चाहता है अब मुझे समझ में आ गया है। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांगजी को हक करके रो रहा था, लेकिन तभी अचानक विंग को वॉमिटिंग सी फील आती है। विंग वांगजी को अपने से दूर करता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वांगजी विंग को हैरानी से देख रहा था, कहता है क्या हुआ है तुम्हें? विंग वांगजी को धक्का दे देता है और सीधे वॉशरूम में भागता है। वांगजी भी विंग के पीछे भागता है। विंग वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद विंग का जब वॉमिटिंग करना खत्म हो जाता है तब विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांगजी जल्दी से पानी लेता है और विंग के फेस को वॉश करता है और कहता है, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है, पता नहीं क्यों मुझे वॉमिटिंग सी आ रही है और मेरा सर भी घूम रहा है। वांगजी जल्दी से विंग को फिर से ब्रांडर स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बेड में लाकर बैठा देता है और कहता है,
तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी डॉक्टर को कॉल करने जाता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड, डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी हालत में तो वॉमिटिंग होना जायज़ है, वॉमिटिंग मुझे होती है, इन दोनों के टेम्पर भी हुई थी। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में? विंग हाँ में सर हिलाता है। तभी मारिया कुछ शर्मिंदगी के साथ वांग जी की रूम में एंटर करती है। ये जब विंग होती है तो जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? विंग मारिया की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं आंट, वॉमिटिंग हुई है। मारिया कहती है, ऐसी हालत में तो होता है। वांग जी कहता है, आंट क्या प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है? मारिया वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मास्टर, प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, आपको विंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं विंग का सामान लेकर आ गई हूँ और बच्चों का भी, मैं आपके रूम में सेट कर दूँ? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मारिया शर्मिंदों के साथ मिलकर विंग का और बच्चों का सारा सामान वांग जी के रूम में सेट कर देती है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मास्टर, विंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं उसके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ हेल्थी सा। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सुबह से तुमने कुछ नहीं क्यों नहीं खाया? तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, सुबह मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं अबॉर्शन के लिए जाने वाला था और डॉक्टर ने भी कहा था कि कुछ खा पी के नहीं आना है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहते थे? उसके बाद वांग जी मारिया की तरफ देखता है और कहता है, आंट आप जल्दी जाइए, कुछ लेकर आइए। उसके बाद वो दोनों बच्चों की तरफ देखता है, जो दोनों बच्चे खेल रहे थे। वांग जी दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लेता है और उनके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, सॉरी, इन कुछ दिनों से मैंने तुम्हें भी इग्नोर किया है ना, तुम दोनों को मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। ऐसा कहकर वांग जी दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है। विंग ये देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम रात का समय दिखाते हैं। विंग दोनों बच्चों को वांग जी के बेड पर ही थपकिया देकर सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों बच्चे अब शैतान हो चुके थे। दोनों अपना हाथ पैर हिलाकर खेल रहे थे। विंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, बेटा काफ़ी रात हो गई है, तुम दोनों को सो जाना चाहिए, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसा कहकर विंग उनको फिर से थपकिया देने लगता है। दोनों बच्चे अपने हाथों की उंगलियों को अपने मुँह में देखकर विंग की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है, ये गंदी आदत है, निकालो दोनों के दोनों हाथ। लेकिन दोनों बच्चे फिर से अपने हाथ को अपने मुंह में ले लेते हैं, उंगलियों को चबाने लगते हैं। विंग ये देखकर इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम दोनों इतने क्यों शैतान हो? तुम दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा बहुत थकी हुई है, वो सोना चाहती है। तभी वांग जी रूम में आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखिए ना हस्बैंड, इन दोनों को मैं कब से सुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दोनों काफ़ी शैतान हो गए, अब ये सोते ही नहीं हैं, सारी रात रात जाग कर खेलते हैं, लेकिन मुझे अभी इस वक्त नींद आ रही है और ये दोनों सो ही नहीं रहे हैं। वांग जी दोनों की तरफ देखता है और कहता है, वांगसन और विजान, जल्दी से सो जाओ। वांग जी की इतनी भारी आवाज़ सुनकर वांगसन विजान जल्दी से अपनी दो आंखें बंद कर लेते हैं। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपको बच्चों का नाम पता है? वांग जी कहता है, हाँ, क्यों नहीं पता है? हाँ, तुमने ही तो ये नाम इन दोनों को दिया है ना? विंग हैरानी से देखता है और कहता है, लेकिन मैंने ये नाम तो सिर्फ आंट को बताया था और किसी को भी नहीं। वांग जी कहता है, हाँ, लेकिन मुझे पता है, जब तुम अपने रूम में आंट से बातें कर रहे थे और इनका नाम रख रहे थे, तब मैंने सुना था। विंग को तब याद आता है कि वांग जी ने तो बताया था उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, इसका मतलब वांग जी हर चीज़ देखता था। विंग जब ये याद आता है तो वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, आप मेरे रूम में नज़र रखते थे? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग कहता है, इसका मतलब मैं रूम में जिस तरह से रहता था आप वो सब भी देखते थे? वांग जी फिर से हाँ में सर हिलाता है। अब विंग के कान लाल होने लगे थे। शर्म के मारे वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, मैं तो कई बार अपने रूम में नेकेड भी रहा हूँ। वांग जी कहता है, हाँ, कई बार रहे हो और मैंने देखा भी है। ऐसा कहकर वांग जी विंग के पास आता है। विंग कहता है, अब कितने बेशरम हो, मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? वांग जी कहता है, तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी विंग, मैं तुम्हें देख सकता हूँ ऐसे भी। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से अपने चेहरे को ढक लेता है और कहता है, आप सच में बहुत बेशरम हो, इस तरह से नहीं देखना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। ऐसे कैसे कोई किसी के कमरे में कैमरा लगाता है क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने लगाया था, गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, मैंने तुम्हारी प्राइवेसी में दखल तो दिया है, लेकिन विंग, इसका एक अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या फ़ायदा? वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग खुद को पीछे करता है और कहता है, हस्बैंड, क्या हुआ है आपको? वांग जी जल्दी से विंग के करीब जाता है और विंग के होठों पर किस करने लगता है। वांग जी जब विंग को किस कर रहा था तभी वांगसन और विजान उठकर बैठ जाते हैं और अपने आवाज़ में ही ऊ ऊ करके आवाज़ करने लगते हैं। विंग की नज़र अपने बच्चों पर जाती है।
विंग वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी का तो पूरा ध्यान किस करने में ही था। विंग वांगजी को धक्का देता है और कहता है, अब बच्चों के सामने क्या कर रहे हो, बच्चे देख रहे हैं। वांगजी की नज़र वांगसन और वीजान पर थी। वांगसन और वीजान दोनों ही वांगजी और विंग को देख रहे थे और हंस रहे थे और अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रहे थे और वो की आवाज़ कर रहे थे। वांगजी कहता है, तुम दोनों भी बहुत शैतान हो। विंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल आप पर गए हैं ये दोनों। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मेरे बच्चे हैं तो मुझ पर ही जाएंगे ना। उसके बाद वांगजी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम दोनों को सोने को कहा था ना, क्या बात है तुम दोनों उठकर कैसे बैठ गए। वांगसन और वीजान जब वांगजी की ऐसी भारी आवाज़ सुनते हैं तो दोनों जल्दी से लेट जाते हैं और अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। विंग ये देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, देखो तो इन दोनों शैतानों को, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी बातें सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। वांगजी कहता है, हाँ समझ पाएंगे ही ना, फादर जो हूँ इनका। उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब तुम सो जाओ, ये दोनों परेशान नहीं करने वाले हैं। ऐसा कहकर वांगजी दूसरे साइड पर आ जाता है और वांगसन और वीजान के पास ले जाता है। वांगसन और वीजान दोनों ही विंग और वांगजी के बीच में लेटे हुए थे। विंग एक बच्चे को थपथपाने लगता है और उधर वांगजी दूसरे बच्चे को। इस तरह दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में ही सभी सो जाते हैं। रात के 12 बजे अचानक वांगजी के रूम में एक सफ़ेद सी परछाई आता है और वांगसन और वीजान को देखने लगता है। वो परछाई उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों के फोrehead पर किस करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग के पास जाकर प्यार से विंग के सर को सहलाता है और उसके बाद उसके स्टमक को भी टच करता है। उस परछाई के फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो परछाई उस रूम से गायब हो जाती है। वांगजी की अचानक से आंखें खुलती है। वांगजी इधर उधर देखने लगता है और फिर कहता है, वी क्या तुम यहाँ आए थे। तभी एक ठंडी सी हवा वांगजी के गालों को छूकर चली जाती है। वांगजी जब ये महसूस करता है तो उसके फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग दोनों बच्चों के ऊपर हाथ रखकर सोया हुआ था। वांगजी विंग को देखकर मुस्कुरा देता है और फिर से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस दिन के बाद से वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल हो गई थी। विंग कभी कभी चेरी ब्लॉसम के पास जाता था और वांगजी की शिकायत व्यूसान से किया करता था और कहता था, आपका हस्बैंड बहुत बुरा है, हमेशा चिपका रहता है, कहीं भी नहीं जाता, यहाँ तक कि उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और मुझे तंग करता रहता है। विंग ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, हमेशा टोकता रहता है, आप अपने हस्बैंड को समझाते क्यों नहीं हो। तभी वांगजी विंग के पीछे आता है और कहता है, क्या मैं सिर्फ विभूषण का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा नहीं। विंग वांगजी की बातें सुनने के बाद अपना मुंह बना लेता है और चेरी ब्लॉसम के पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, देखा गगा, आपका हस्बैंड किस तरह से बातें कर रहा है। वांगजी भी चेरी ब्लॉसम के पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, भी मैं जो भी करता हूँ इसकी भलाई के लिए करता हूँ, ये अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। ये प्रेग्नेंट है लेकिन इसे अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। देखो ना कैसे लापरवाह की तरह चलता रहता है, कभी कभी तो गिरने भी जाता है। अगर मैं इसके आसपास ना रहूँ तो ये गिर जाए। तुम्हें पता है मैंने बच्चों के लिए बेबी सीटर रखा था, विंग ने उन्हें भगा दिया। मैंने सोचा था कि बेबी सीटर दोनों बच्चों का ख्याल रखेगा और विंग खुद का, लेकिन विंग को वो बेबी सीटर पसंद ही नहीं आया और उन्हें एक दिन के लिए भी टिकने नहीं दिया। विंग वांगजी के साथ बहस करने लगता है। वांगजी भी विंग के साथ बहस करने लगता है। तभी चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से अचानक से फूल गिरना स्टार्ट हो जाता है। वांगजी और विंग ऊपर देखने लगते हैं और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद वांगजी और विंग जिंगसी के अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं वांगसन और वीजान दोनों ही घुटनों के बल चल रहे थे और खेल रहे थे। वांगजी और विंग ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। विंग जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और झुककर उन्हें उठाने लगता है, लेकिन तभी वांगजी विंग को रोक लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना ज़्यादा झुकने से, मैंने तुम्हें मना किया है ना वांगसन और वीजान को इस तरह से उठाने से, मैं उठाता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी दोनों को ही अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग कहता है, मैं अपने बच्चों को उठा भी नहीं सकता। वांगजी कहता है, हाँ उठा सकते हो, एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुम उठा सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें भारी सामान नहीं उठाना है। विंग गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है और काउच पर चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग गुस्से से मुंह फुलाए हुए बैठा था। वांगजी जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी वांगसन और वीजान को लेकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें ही नुकसान होगा, तुम हमेशा अपना ख्याल नहीं रखते हो, तुम इधर उधर भागते रहते हो, बच्चों के पीछे भागते रहते हो, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए विंग। तुम्हें अभी 5 मंथ चल रहे हैं और ऐसी हालत में तुम झुककर अगर वांगसन और वीजान को उठाओगे तुम्हें और मेरी लिटिल एंजल को तकलीफ होगी। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, लिटिल एंजल। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मुझे लगता है इस बार मुझे बेटी होगी। तुमने पहले मुझे 2 बेटे दिए हैं और इस बार मुझे एक बेटी दे देना, बस हमारी फैमिली कंप्लीट। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अगर इस बार बेटा हुआ तो। वांगजी कहता है, मैं फिर ट्राई करूँगा। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी विंग को इस तरह से देखकर जोर जोर के हंसने लगता है। मारिया भी विंग और वांगजी को दूर से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मारिया बहुत खुश होती है क्योंकि वांगजी और विंग के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था।
दोनों नॉर्मल कपल की तरह ही रिएक्ट किया करते थे। विंग तो अक्सर वांगजी से लड़ना स्टार्ट कर दिया करता था और अगर वांगजी विंग की कोई भी बात नहीं सुनता था, विंग सीधे चेरी ब्लॉसम के पास पहुंच जाता था और वांगजी की शिकायतें करने लगता था। वांगजी भी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था, विंग को वहां ले जाया करता था। कभी कभी तो वांगजी विंग को और बच्चों को लेकर लैन मैंसन में भी जाया करता था और कुछ दिन वहां पर भी रुका करता था, जिससे लैन कुरैन, लैन सिचेन और लैन सिचेन की वाइफ एना वांग बहुत खुश हुआ करते थे। देखते ही देखते विंग के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। आज वांगसन और वीजान का बर्थडे था। विंग तो वांगसन और वीजान का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया था क्योंकि डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद की ही विंग की डिलीवरी डेट दी थी। वांगजी नहीं चाहता था कि विंग किसी तरह का स्ट्रेस ले या किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए, इसलिए वांगजी ने वांगसन और वीजान का बर्थडे मनाने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिस वजह से विंग गुस्सा होकर अपने रूम में मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। वांगजी कई बार आया था विंग को मनाने के लिए, लेकिन विंग अपने रूम से बाहर ही नहीं आया था। यहाँ से हम शाम का सीन देखते हैं। वांगजी विंग के पास आता है और विंग से बातें करने लगता है, लेकिन विंग जैसे ही वांगजी को देखता है अपना मुंह फुलाकर दूसरी साइड देखने लगता है। वांगजी ये देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, विंग चलो गार्डन में चलते हैं, आज बच्चों का जन्मदिन है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना हम चारों मिलकर वहीं पर बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा था ना बच्चों का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बच्चों का आज पहला बर्थडे है, ना तो तुम मुझे कुछ करने दे रहे हो और ना खुद कुछ कर रहे हो। वांगजी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, विंग चलो ना मेरे साथ गार्डन में, वहाँ वी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, बच्चे भी वहाँ पर हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि बच्चों का बर्थडे मनाए। विंग जब ये सुनता है तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे चलने लगता है क्योंकि उनका स्टमक पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के कमर पर हाथ देता है और उसका एक हाथ पकड़ता है और उसे धीरे धीरे अपने रूम से गार्डन की तरफ ले जाता है। विंग जब गार्डन में जाता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी ने वहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेशन करवाई थी। बच्चे इस वक्त लैन कुरैन के और लैन सिचेन के बाहों में थे और खेल रहे थे। विंग देखता है वहाँ पर ग्रैनी और उनके फ्रेंड्स भी आए थे क्योंकि वांगजी ने उन्हें भी इनवाइट किया था। ग्रैनी और उनके फ्रेंड्स की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। विंग उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग शायद तुम भूल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे तो तुम गिर जाओगे। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे से उसे ग्रैनी के पास लेकर आता है। विंग जल्दी से ग्रैनी को हक कर लेता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी है ग्रैनी, आप यहाँ पर आए। ग्रैनी प्यार से विंग के गालों को टच करती है और उसके सर को सहलाती है और कहती है, कैसे नहीं आते बेटा, आज तुम्हारे दोनों बेटों का जन्मदिन है, तो हम तुम्हारी खुशियाँ में शामिल होने के लिए आ गए और तुम्हारे हस्बैंड ने हमें पर्सनली जाकर इनवाइट किया था। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, विंग चलो केक कटिंग करने का समय आ गया है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी जल्दी से अंकल कुरैन और लैन सिचेन के पास जाता है और उनसे दोनों बेबी को ले लेता है और कहता है, चलो वांगसन वीजान, अब केक काटने का समय आ गया है, अब तुम दोनों को केक काटना है। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वांगजी सर्वेंट की तरफ इशारा करता है। सर्वेंट जल्दी से वहाँ पर केक लेकर आ जाता है। वांगसन और वीजान दोनों ही केक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वांगजी वांगसन और वीजान को अपनी बाहों से उतारता है और केक की तरफ ले जाता है और कहता है, तुम दोनों को ये केक काटना है। वांगसन और वीजान दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। वांगजी दोनों के हाथ में प्लास्टिक का चाकू देते हुए कहता है कि तुम दोनों को केक काटना है। अब वांगसन और वीजान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो केक कट कैसे करें, इसलिए वो दोनों चाकू को फेंक देते हैं और अपने हाथ से ही केक को कट करते हैं और किसी को खिलाने के बजाय खुद ही खाने लग जाते हैं, जिस वजह से सारा केक उनके फेस पर लग जाता है। ये देखकर सभी लोगों के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता है, कम से कम मुझे कैंडल तो जलाने देते, उससे पहले ही तुमने केक का सत्यानाश कर दिया। तभी लैन कुरैन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, कोई नहीं बेटा, आज उन दोनों का जन्मदिन है, आज उनका हक है, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भले ही केक थोड़ा बिगड़ गया है लेकिन अभी भी खाया जा सकता है। वांगजी जब लैन कुरैन की ये बात सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद सर्वेंट की तरफ इशारा करता है। सर्वेंट जल्दी से आता है और केक को वहाँ से ले जाकर सबको कट करके देने लगता है। सभी लोग केक खा ही रहे थे कि तभी अचानक से चेरी ब्लॉसम के पेड़ से फ्लावर झड़ने लगते हैं। यह देखकर विंग और वांगजी दोनों खुश हो जाते हैं। विंग जल्दी से वांगसन और वीजान के पास आता है और कहता है, देखो तुम्हारी मम्मा ने भी तुम दोनों को ब्लेसिंग दे दी है। उसके बाद सभी लोग वांगसन और वीजान के लिए लाए हुए गिफ्ट वांगसन और वीजान को दे रहे थे। वांगसन और वीजान गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैनी और उनके साथी भी वांगसन और वीजान के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन वो लोग हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनका गिफ्ट इतना महंगा नहीं था।
विंग उनको देखता है और कहता है, ग्रैनी आप हमारे बच्चों के लिए क्या लेकर आए हो? ग्रैनी कहती है, बेटा हम जो लेकर आए हैं वो शायद तुम्हारे बच्चों के लायक नहीं है। वांग जी कहता है, आप जो भी लेकर आए हो, प्यार से लेकर आए हो, वो सब मेरे बच्चों के लायक है। आप दिखाइए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। ग्रैनी जल्दी से पीछे से एक बैग निकालती है और उसमें से कुछ खिलौने निकाल कर वांगसन और वीजान की तरफ बढ़ा देती है। वांगसन और वीजान जब उन खिलौनों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से ग्रैनी के पास आकर उन सबको खिलौनों को ले लेते हैं और खेलने लगते हैं। ये देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी अचानक विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने स्टमक को पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग अपने स्टमक को पकड़ के कहता है, शायद बेबी के आने का वक्त हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं विंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप बच्चों को संभालिए। उसके बाद वांग जी जल्दी से विंग को अपने कार में लाकर बैठाता है और कार को स्टार्ट कर देता है और विंग को हॉस्पिटल ले जाता है। वांग जी विंग को हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर देता है और बाहर इंतजार करने लगता है। तभी लेन सिचन, लेन कुरैन, ग्रैनी, मारिया और एना वांग वहाँ आ जाते हैं। एना वांग की गोद में वांगसन और वीजान थे। वांग जी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है, साहब जी आप बच्चों को क्यों लेकर आए? इन्हें घर पर ही रखना चाहिए था ना। एना वांग वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी मैं बच्चों को किसके भरोसे छोड़ कर आती, जबकि हम सभी यहाँ आने वाले थे। वांग जी ये जब सुनता है तो कहता है, हाँ आपने ठीक कहा। उसके बाद वांग जी वांगसन और वीजान को अपने बाहों में ले लेता है। वांगसन और वीजान वांग जी की बाहों में जाकर दोनों ही कंधों पर सर रखकर दोनों ही सो जाते हैं। वांग जी जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और वहीं पर इंतजार करने लगता है। अभी भी ऑपरेशन थिएटर रूम का लाइट ऑन था। वांग जी बार बार उस लाइट की तरफ देख रहा था। उसके बाद एना वांग वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी दोनों बच्चे सो चुके हैं, तुम उन्हें मुझे दे दो, मैं उनको संभाल कर बैठ जाती हूँ। ऐसा कहकर एना वांग दोनों बच्चों को अपने बाहों में ले लेती है और वांग जी ऑपरेशन थिएटर लाइट की तरफ देखने लगता है और इधर से उधर चहलकदमी करने लगता है। लेन सिचन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वांग जी लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे डर लग रहा है, पहले मैंने वी को खो दिया, कहीं मैं विंग को तो नहीं खो दूंगा। अगर इस बार मैंने विंग को खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा। लेन सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी कुछ नहीं होगा, वी बहुत मजबूत है, विंग भी बहुत मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो इस तरह से नहीं हार सकता, देखना सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हें याद है वांग जी, जब वांगसन और वीजान का बर्थ होने वाला था तो तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की परवाह थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि तुम अपने बच्चे की परवाह किए बिना विंग की परवाह कर रहे हो। वांग जी लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, मैं परवाह कैसे ना करूँ गगा, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसको खोना नहीं चाहता। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो जाती है। वांग जी जब ये देखता है तो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर आते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको बेबी अल्फा बॉय हुआ है। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और फिर उदास हो जाता है। लैन सिचन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी कहता है, लेकिन गगा मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, ये तो बेबी हुआ बॉय हुआ है, पहले से ही मेरे पास 2 बॉय हैं, मुझे इस बार लड़की चाहिए थी गगा। लैन सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास अब 3 अल्फा बॉय हैं। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि तभी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ देर बाद पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हो। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सभी विंग के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नर्स आकर उनको बताती है कि विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके बेबी को भी, लेकिन अभी तक विंग को होश नहीं आया है, लेकिन जब विंग को होश आएगा तो सभी उससे एक एक करके मिल सकते हैं। कुछ घंटे बाद विंग को होश आ जाता है। सभी लोग एक एक करके विंग से मिलने आते हैं। वांग जी विंग के पास ही था। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपने बेबी को अपनी बाहों में लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना बेबी बॉय होगा। वांग जी धीरे से विंग के कान के पास आता है और कहता है कि मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी घर के सारे मेंबर आकर विंग से धीरे धीरे मिलते हैं। ग्रैनी भी विंग के पास आती है और विंग से मिलती है और विंग को खूब सारा प्यार देती है। विंग को लगभग 5 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। वांग जी विंग को लेकर घर जा रहा था। विंग वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग अपने बेबी बॉय की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, जब मैं वांगसन और बीजान को लेकर जा रहा था तब तुम मेरे साथ नहीं थे, लेकिन देखो ना अब तुम मेरे साथ हो। वांग जी मुस्कुरा देता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ उस वक्त मैं गधा था, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था,
तुम्हें पता है विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा प्यार होगा, वो भी तुमसे। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुरा देता है। विंग भी वांग जी की तरफ मुस्कुराता है। उसके बाद उनकी कार सीधे जिंगसी में पहुंचती है। वांग जी और विंग दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं। वांग जी के गोद में अभी भी उसका बेबी बॉय था। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अंदर चले। वांग जी कहता, हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे वी से मिलना है, हमारे बेटे को भी तो दिखाना है उसको। ऐसा कहकर वांग जी गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी उस चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो वी, हमारा बेटा, क्या तुम हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगे? तभी अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है और चेरी ब्लॉसम के पेड़ से फूलों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी विंग भी वहाँ जाता है और कहता है, हस्बैंड, आप क्या कर रहे हो? वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, विंग, मैं अपने बेटे को वी से आशीर्वाद दिला रहा हूँ। देखो ना, वी भी बहुत खुश है और कैसे हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। विंग भी जल्दी से वांग जी के पास आ जाता है और कहता है, थैंक यू गगा, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड, चले अंदर चलते हैं, बेबी इस तरह बाहर रहेगा तो उसे ठंड लग जाएगी। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद जाने लगता है, तभी रुक जाता है और कहता है, विंग, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ है। विंग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? बेबी बॉय हुआ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें 3 लड़के मिल गए हैं, मैंने एक नहीं तुम्हें 3 बेबी बॉय का फादर बनाया है। वांग जी कहता है, लेकिन मुझे डॉटर चाहिए थी और मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा, जब तक मुझे डॉटर नहीं हो जाती मैं ट्राई करता रहूँगा। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ जो तुम्हें बच्चे पैदा करते देता रहूँ? जब तक तुम्हें बेटी नहीं होगी तब तक ही मैं बच्चे पैदा करता रहूँगा। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद चेरी ब्लॉसम के पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, देखा गगा, आपने आपके हस्बैंड की हरकत देखी, ये किस तरह की बातें कर रहा है, वो भी आपके और बच्चे के सामने। तभी चेरी ब्लॉसम के पेड़ से फूलों की बारिश होने लगती है। वांग जी जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, देखा, भी मेरी बात से राजी है। विंग गुस्से से चेरी ब्लॉसम के पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, गगा, आप भी इनका साथ दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर विंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी एक जोर की हवा का झोंका उठता है और पेड़ हिलने लगता है। वांग जी पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ, पता है, वो नाराज़ हो गया, उसे मनाना है, जा रहा हूँ ना अंदर, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसा कहकर वांग जी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और विंग को मनाने लगता है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये कंपटीशन जीतने में मदद कर सकता है। गाइस, मैंने इस एफएफ की रिकॉर्डिंग कई बार की है, जिस वजह से कई जगह मेरी आवाज़ आप लोगों को चेंज लग सकती है। एक बार तो मुझे ठंड भी लग गई थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी थी। मैंने उसी हालत में रिकॉर्डिंग की है, इसलिए आप लोग मेरी वॉइस को इग्नोर करना, बस स्टोरी लाइन पर फोकस करना। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।